ये दूसरी क्लास पर हम पहुंच चुके हैं। यानी कल हम 45 क्वेश्चंस तक कर चुके थे। अभी उससे आगे बढ़ना है और आज प्रयास रहेगा कि आप 100 तक पहुंच पाए। और फिर मैंने आपको कल बता ही दिया था कि भाई हम हिस्ट्री की एक क्लास और करेंगे ताकि और अच्छे से हो पाए, क्योंकि दो क्लासेस में मुझे ऐसा लग रहा था कि हम बहुत कम डेटा को कवर कर पाएंगे, कुछ डेटा छूट जाएगा इंपॉर्टेंट। तो वो इंपॉर्टेंट जो डेटा है वो छूटना नहीं चाहिए। तो एक बार ध्यान से क्वेश्चंस को पढ़ेंगे और ऑप्शंस को भी ध्यान से पढ़ा करो और आंसर देंगे। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है आज का, जो 46 है। औरंगजेब के संबंध में औरंगजेब के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? औरंगजेब को आलमगीर के नाम से जाना जाता था। जी भैया, सही बात है। सत्ता के लिए, यानी कि उस थ्रोन के लिए, उस पावर के लिए उसने अपने संघर्ष में औरंगजेब ने अपने भाई दारा, औरंगजेब का विद्रोह किससे था? दारा सिकोह से। 3 वॉर लड़े उसने। क्या बोलते हैं उनको हम? साथी, सबसे पहला वॉर जो उसने लड़ा वो था सामूगढ़ का वॉर। और अंतिम जो युद्ध उसने लड़ा वो था देवराई का वॉर। 1658 से 1659 के बीच में ये वॉर लड़े गए। ठीक है, उसने अपने भाई दारा को निर्णायक रूप से हराया और अपने पिता को आगरा में ही अपने महल में नहीं, आगरा में उसे कहाँ बंद किया था? मुसम्मन बुर्ज में बंद किया था। गलत कथन है। वह शाहजहां और मुमताज महल का दूसरा बेटा था। नहीं जी, थर्ड। ये भी गलत है। बी एंड सी गलत हो गए। ठीक है, क्या बोलेंगे भैया? वो तीसरा बेटा था। 18वीं शताब्दी के मध्य में औरंगजेब की मृत्यु के बाद में मुगल साम्राज्य का पतन होता गया। ठीक है, यानी बी और सी गलत हो गए। क्योंकि बेटे कौन थे? सबसे बड़ा बेटा था दारा सिकोह, जो सबसे विद्वान था। दारा सिकोह ने कौन सी बुक लिखी थी? क्या बोलेंगे? फिर था शाह सूजा, शाह सूजा, और शाह सूजा के बाद में था आपका औरंगजेब, तीसरा था ये। और औरंगजेब के बाद में था आपका मुराद बख्श। मुराद बख्श, इसने अपने सारे भाइयों को बाद में धोखा दिया। ठीक है, पहले अपनी तरफ मिला लिया था कि भाई दारा सिकोह क्योंकि सबसे बड़ा था और वो गद्दी पर ना बैठे, क्योंकि शाहजहां ऐसा चाहता था कि उसका बड़ा बेटा दारा सिकोह गद्दी पर बैठे। दारा सिकोह बहुत विद्वान है। उसने 52 उपनिषदों का साथी ट्रांसलेशन किया फारसी में, जिसको सीरे अकबर कहा गया। एक किताब उसने लिखी है मज्म उल बहरीन, बड़ी पूछी जाती है एसएससी में। मज्म उल बहरीन के लेखक कौन है? मज्म उल बहरीन, तो आप क्या बोलेंगे भैया? दारा सिकोह ने लिखी है। इसकी बुक है ये, दारा सिकोह की। अब देखो यहां पर जो चौथा स्टेटमेंट था कि औरंगजेब के बाद में पतन हो गया, ये बिल्कुल सही बात है। औरंगजेब के बाद में पतन हो गया, तो यहां पर मुगल बादशाहों का आपको साथ ही शासनकाल पता होना चाहिए। मुझे बताइए किस क्रम में उनका शासनकाल था? तो सबसे पहले तो बाबर आया। बाबर ने कब तक शासन किया था आपका? तो बाबर का शासनकाल है 1526 टू 30। हुमायूं का शासनकाल लिखें आप, एक बार मैंने आपको बताया है। हुमायूं के बाद में आपका अकबर गद्दी पर आया। अकबर का जो शासनकाल है वो सबसे बड़ा है। ठीक है, 1556 से 1605, 49 वर्षों का इसका शासनकाल है। अकबर के बाद में साथी जो गद्दी पर आया वो था आपका जहांगीर। जहांगीर जहांगीर साथी आपका 1605 से लेकर के 1627 है। जहांगीर के बाद में साथी आपका शाहजहां आया। शाहजहां का जो शासनकाल है वो 1627 से 1658 है। और इसके बाद में आता है औरंगजेब। औरंगजेब, ठीक है, 1658 टू 1707, इसका भी 49 वर्षों का शासनकाल है, लेकिन अकबर से कुछ दिन कम है। ठीक है, अगर बाबर की बात करते हैं, बाबर के बारे में हम जान चुके। हुमायूं का फेलियर हम जान चुके कि ज्योतिष में कौन विश्वास रखता था। ज्योतिष में दीन पनाह पुस्तकालय की साथी जो दीन पनाह लाइब्रेरी थी, उसको 1533 में बनवाया था इसने, हुमायूं ने। तो हुमायूं का शासनकाल बताया था ना कि भैया पहली बार तो 1530 से 40 रहा, शेरशाह सूरी ने इसको हराया तो भाग गया, 15 साल बाहर रहा। 1555 में आया और 56 में फिर सीढ़ियों से गिरकर दीन पनाह जो लाइब्रेरी थी उसकी सीढ़ियों से गिरकर इसकी क्या हो जाती है? मौत हो जाती है। अकबर के शुरुआती दिन संघर्ष में रहे।
भाई लगभग 14 वर्ष का था जब गद्दी पर बैठा। तो इसका क्यूरेटर कौन बना था, संरक्षक कौन था? क्योंकि एकदम से हुमायूं मर गया, हुमायूं की जगह तो उन्होंने 17 दिन तो बताया ही नहीं किसी को, दुनिया को सूचित ही नहीं किया कि भाई हुमायूं मर चुका। मुल्ला बेकसी जो हुमायूं का हमशक्ल था उसको खड़ा कर दिया, क्योंकि पहले देव राजा करते थे जरों का दर्शन, वो कहते थे भैया राजा साहब तो दिख ही नहीं रहे, तो एक हमशक्ल खड़ा कर दिया था हुमायूं का, जब जनता को में बात फैलने लगी। इतने दिन इसको ट्रेनिंग दी अकबर को। संरक्षक कौन था, बैरम खां। इसी बैरम खां का बेटा है अकबर के 9 रत्नों में से एक अब्दुल रहीम खान खाना। तो यहां अकबर ने जब पहली बार युद्ध लड़ा तो 1556 का पानीपत सेकंड नहीं भूलना चाहिए हमको। पानीपत सेकंड अकबर ने किसके खिलाफ लड़ा? तो सूर साम्राज्य का जो साथी आदिल शाह था, उसका सेनापति हेमचंद्र विक्रमादित्य, वो दिल्ली आ गया था। उसने कहा मैं दिल्ली का राजा हूँ। हुमायूं की जब उसको पता चल गया मौत हो चुकी है और ये लोग छिपा रहे हैं, उसने आक्रमण कर दिया। तो अकबर को यहाँ पर फाइट करनी पड़ी। पानीपत द्वितीय 1556 में हुआ वर्सेज हेमू, जो अंतिम हिंदू सम्राट है। जीत किसकी होती है, अकबर की। फिर अकबर का शासनकाल चलता है। अकबर बैरम खां को 1560 में भेज देता है। हरम दल से इसको जो मुक्ति मिली, हरम दल के प्रभाव में रहा 1562 में अकबर। 1562 हरम दल से मुक्ति, मतलब लड़कियों के प्रभाव में रहा, ठीक है, औरतों के प्रभाव में रहा। और आपका हरम दल हो गया। ऐसे ही पूछा जाता है आपका 1562 ही आपका क्या, दास प्रथा है। अकबर ने दास प्रथा को कब खत्म किया था, 1562, जो स्लेवरी सिस्टम था, ठीक है। जो तीर्थ पर कर लगता था उसने कब खत्म किया, दास प्रथा को खत्म करता है। और आपका 1563 में उसने तीर्थ यात्रा को खत्म किया। तीर्थ यात्रा पर जो टैक्स लगता था, तीर्थ यात्रा कर, खत्म कर दिया। 1564 में उसने जजिया को खत्म कर दिया। अकबर ने क्या कर दिया, जजिया को खत्म कर दिया, याद है, जजिया को खत्म कर दिया। अच्छा मुझे बताइए, जजिया की अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले जजिया किसने लगाया था? तो आप बोलेंगे भैया जजिया को सबसे पहले सिंध क्षेत्र में कासिम ने लगाया। कासिम ने, कहाँ पर, जो आपका आज वर्तमान पाकिस्तान में सिंध क्षेत्र है। कश्मीर में किसने आपका जजिया लगाया था, ऐबक ने लगाया था, ऐबक। इसके बाद में तो आप जानते हैं ऐबक के बाद में होते 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 ये फिरोज शाह तुगलक ने उसको ब्राह्मणों पर लगाया, ठीक है। आगे आगे, जहांगीर। जहांगीर की अगर बात करते हैं, जहांगीर जब 1605 में गद्दी पे बैठा तो इसके बेटे 1606 में खुसरो ने क्या कर दिया था, विद्रोह कर दिया था। खुसरो ने क्या कर दिया था, विद्रोह कर दिया, विद्रोह कर दिया। और उस विद्रोह में सहायता किसने की थी, सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव ने। इसलिए अर्जुन देव की हत्या किसने करवाई थी, वो आपका जहांगीर ने करवाई। ये खुद बहुत नशा करता था और इसने नशा पर रोक लगा दी जनता के लिए, और अंत में नशे की वजह से मौत हो गई। इसका पूछा जाता भांग की खेती पर रोक किसने लगाई थी, जहांगीर है। जहांगीर के समय को साथी चित्रकला का स्वर्ण काल कहते हैं। इसका, जहांगीर का जो समय है वो है आपका चित्रकला का स्वर्ण काल, चित्रकला का, ठीक है। और फिर औरंगजेब आपका आया ही, वॉर लड़ के। किसे रबिया उद दुर्रानी के नाम से भी जाना जाता है? रबिया उद दुर्रानी कौन है, नूरजहां है क्या? नूरजहां कौन है साथी, बताएंगे? मुमताज महल, जिसके लिए ताजमहल बना। दिलरास बानो बेगम है क्या? दिलरास बानो बेगम, जी भैया, दिलरास बानो बेगम को ही रबिया उद दुर्रानी बोलते हैं। ये कौन थी, औरंगजेब की वाइफ थी, औरंगजेब की पत्नी, ठीक है। और इसी की याद में क्या बना, नकली ताजमहल। नकली ताजमहल, जिसको ताजमहल की सेकंड कॉपी भी कहा जाता है, सेकंड कॉपी ऑफ ताजमहल, या ऐसे भी बोलते हैं साउथ ताज भी उसको कहा जाता है, दक्षिण का ताज। वो कौन सी इमारत है, बीबी का मकबरा, जिसको दरअसल में अकबर, इसका बीबी का मकबरा जो है, ये औरंगजेब ने इसके लिए आदेश करे, और औरंगजेब के बेटा जो था आजम शाह, उसने इसको बनवाया था। फिर जजिया कर क्या होता है बेटा, जजिया कर क्या होता है तुमको कैसे समझाऊं? आपने थ्योरी की क्लासेस नहीं की बेटा, ये क्लासेस एसएससी सीजीएल के लिए, क्योंकि उनका एग्जाम आ रहा है, वो इससे पहले पढ़ चुके हैं।
विनर बैच अब से कई महीने पहले आया था। तब आप लोगों को बोला था कि जिन लोगों को एसएससी सीजीएल में सेलेक्ट होना है वो विनर बैच से जुड़िए। तो बहुत सारे साथी जुड़े, उन्होंने मेहनत की। अगर बेटा आपको एमटीएस इस पे लिखा हुआ है तो मतलब ये आपकी सहायता के लिए है कि आप बाकी चीज़ें पढ़ चुके हैं तो अंतिम में एक प्रैक्टिस कर लीजिए। अगर आपने हिस्ट्री नहीं पढ़ी है थ्योरी में तो पहले उसको पढ़िए, है ना। उम्मीद करूंगा आप मेरी बात समझ पाएंगे। अब ऐसे तो नहीं तो ऐसे ही होता रहेगा। जजिया का मतलब है जो लोग आपका हिंदू नहीं थे तो उन पे जजिया लगाया, यानी गैर मुस्लिम लोगों पर, गैर इस्लामिक लोगों पर, कि भाई ये कम से कम इनको, जब गरीब आदमी क्या करेगा, उसको टैक्स देना पड़ेगा, तो वो तो ये सोचता है ना क्या धर्म, क्या हिंदू क्या मुसलमान। राजा मुसलमान है, ठीक है मैं भी मुसलमान ही हो जाता हूँ, है ना। पहले थ्योरी हमेशा पढ़ा करो। ऐसे नहीं कि भाई कोई क्लास चली उसमें आ गए और उसमें क्वेश्चंस पूछने लग गए, तो फिर कैसे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। सुमन जी ने लिख दिया है भूमि पर लगने वाला कर जजिया कर होता है। ओ बुद्धू आपकी देखो कितने अच्छे बच्चे हैं इसमें, कितने अच्छे आंसर्स करते हैं वो, आपको उनकी तरह बनना चाहिए। नादिर शाह ने भारत पर हमला किया और दिल्ली में लूटपाट की थी। देखो जब मुगल साम्राज्य का पतन हो गया, मुझे बताओ मुगलों का अंतिम शासक कौन था जो 1837 से 57 तक रहा था, तो आप कहेंगे भैया वो तो था बहादुर शाह जफर द्वितीय। लेकिन ऐसा नहीं था, वो तो बिल्कुल मुगलों की हालत खराब हो चुकी थी। मुगलों को कोई भी आदेश दे देता था, ईस्ट इंडिया कंपनी ने जैसे आदेश दे दिया 1857 में, "ओए, लाल किला छोड़ो, यहाँ नहीं रहेगा कोई भी, इसको खाली कर लो, इसको खाली करो", है ना। तो नादिर शाह ने रिक्त स्थान में भारत पर हमला किया और दिल्ली में लूटपाट की थी। कब की थी? 1761 में। अब किसी का इधर उधर क्वेश्चन नहीं आना चाहिए, बस ध्यान से पढ़ते रहो। ईरान का नेपोलियन, ईरान का नेपोलियन किसको कहा जाता है? और ये जब आया दिल्ली तो दिल्ली में कौन शासक था? तो आप बोलेंगे दिल्ली में भैया मुगल शासक था। मुगल शासक था मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला था। और मोहम्मद शाह रंगीला के समय इतना कमजोर था कि उसने खूब लूटपाट की। ठीक है। नादिर शाह भारत आया और क्या क्या लेके गया था भारत से, बताना नादिर शाह। तो भैया जो हमारा कोहिनूर हीरा था, जो तख्ते ताउस था, उसको लेके चला गया। अजय यादव, बहुत शानदार उत्तर आपने दिया है। मोहम्मद एहसान शेख, वेरी गुड। आगे आएंगे। गैर हिंदू नहीं, गैर मुस्लिमों पर, जो मुस्लिम नहीं थे उन पर लगाया गया था। निम्न में से कौन सी कृति है जो मुगल भारत के इतिहास के संबंध में विचारण योग्य नहीं है? आलमगीर नामा, क्या इसमें कोई रचना मिलती है? शाहनामा, शाहजहांनामा, या फिर अकबर नाम? अकबर नाम नहीं, अकबर नामा ही है ये। तो क्या बोलेंगे भैया जिसमें कोई भी जानकारी नहीं मिलती है? तो क्या बोलेंगे? शाहनामा। क्योंकि शाहनामा मैंने आपको बताया ये गजनवी के समय एक इतिहासकार था फिरदौसी, तो उससे हमको अरब आक्रमण की जानकारी मिलती है। फिरदौसी ने फिरदौसी ने जो लिखा, ईरान का महाकाव्य इसको बोलते हैं हम। फिरदौसी ने जो लिखा ये किसके बारे में? अरब अटैक के बारे में, अरब इन्वेजन के बारे में हमको जानकारी देता है। आलमगीर नामा, आलमगीर तो भैया आपका क्या बोलेंगे कि भैया आलमगीर तो आपका कौन था? औरंगजेब था, तो ये तो मुगलों से संबंधित हो गई। शाहजहां नामा ये भी मुगलों से संबंधित हो गई। अकबर नामा ये भी आपका मुगलों से संबंधित हो गई। अकबर नामा जो है साथी, मुझे बताओ इसके कितने भाग हैं? तो क्या बोलोगे? अकबरनामा के जो भाग हैं भैया वो 3 हैं। और इनसे बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं कि जो पहला भाग है इसका वो क्या बताता है अकबरनामा का? वो बताता है एंसेक्टर्स ऑफ अकबर, अकबर के जितने भी, अकबर के जो भी पूर्वज रहे, मतलब उससे पहले, जैसे हुमायूं है या आपका बाबर है, उनके सबके बारे में, उनके वंशज कहाँ से थे। दूसरा भाग जो है वो बताता है अकबर का कैसे साथी शासनकाल रहा, अकबर का जो साथी शासनकाल है उसके बारे में बताता है कि अकबर ने कौन कौन से कार्य किए। तीसरा भाग है साथी आपका, तीसरा भाग है जो इसके बाद की जानकारी देता है, अन्य जीवन की। क्या बोलेंगे? इसके बाद की, इसको बोलते आइन। तीसरा भाग ही है जिसको कहलाते हैं आइन, आइन अकबरी, आइन अकबरी, आइन अकबरी। ठीक है।
आईने अकबरी किसने लिखी थी? यह 16वीं शताब्दी का विस्तृत दस्तावेज है जिसे सम्राट अकबर के अधीन मुगल साम्राज्य की प्रशासन व्यवस्था का विस्तृत वर्णन दिया। तो किसने लिखी? मुल्ला शाह ने? नहीं भैया। अब्दुल रहीम खान खाना ने? आप कहेंगे भैया अबुल फजल, जो अकबर के नौरत्नों में से एक है। मैं आपसे कहूं अकबर के नौरत्नों में से किसी एक का नाम लिखिए। जैसे बीरबल को सब जानते हैं, संगीत से संबंधित कौन था आपका? तानसेन आप जानते हैं, ऐसे एक नाम लिखिए। ठीक है, अबुल फजल, ये आपका अकबर के ही दरबार में था एक फैजी, वो गणित का टीचर था। फैजी और अबुल फजल दोनों भाई हैं। दोनों के दोनों कौन है? ये भाई हैं। किस भाषा में लिखी? फारसी लैंग्वेज में लिखी थी, फारसी भाषा में लिखी थे। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? हुमायूं नामा द्वारा लिखी गई थी। हुमायूं नामा द्वारा लिखी गई थी। भैया मेरी नायक सीरीज एकदम तैयार है, तो इनको करूं? भाई क्वेश्चन प्रैक्टिस ही तो है। अगर नायक सीरीज एकदम से तैयार तो वहां भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कराइए। वहां नहीं करिए तो ऐसा थोड़ी है कि एक बार वो करा दिया तो कराए ना। आप देख लीजिए अपने हिसाब से कि भाई अगर आपने नायक सीरीज को बहुत अच्छे से पढ़ रखा है तो ऐसे करते हुए चले जाते होगे क्वेश्चंस को फिर तो। ठीक है, तुरंत। मुल्ला दो प्याजा लिखा साथियों ने। भैया मुल्ला दो प्याजा है। कालिदास इनके दरबार में नहीं थे नीलम। कालिदास तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में है, उनके भी दरबार में नौरत्न थे। वराहमीर लिख रहा है एक दोस्त, वराहमीर भी किसके दरबार में है? वो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में है। टोडरमल ठीक लिखा है, टोडरमल लिखा है। मुल्ला दो प्याजा लिखा है। तानसेन हो गए, अब का फैजी हो गया, अबुल फजल हो गया, अब्दुल रहीम खान खाना हो गया। ठीक है, बीरबल हो गया। वेरी गुड वेरी गुड, सब लिखते हुए, कमाल। हुमायूं नामा जो पुस्तक लिखी गई वो किसके बारे में है आपका? हुमायूं के बारे में, गुलबदन बेगम ने लिखी। कौन थी ये? हुमायूं की चचेरी बहन थी। फारसी लैंग्वेज में इसको लिखा गया। बाबर की बेटी है गुलबदन बेगम। अकबर का जो मकबरा है वो किस शहर में स्थित है? वाराणसी, चेन्नई, चंडीगढ़ या फिर आगरा? अकबर का मकबरा कहाँ पर है? आगरा में है। ठीक है, याद रख लेना। इसका जो निर्माण कराया अकबर ने अपने मरने से पहले ही, भैया मुझे यहाँ दफना देना। निर्माण अकबर ने शुरू करवाया था। अकबर ने क्या करा था? शुरू करवाया था। और अकबर ने ही फिर इसको क्या कर दिया आपका? अब वो तो चला गया, पूरा करवा नहीं पाया। पूर्ण जो किया इसको अकबर के बेटे जहांगीर ने किया, जहांगीर ने। अकबर के समय की कुछ प्रथाएं बताइए कि भैया 10 साल एक भूमि का ब्यौरा रख के, एक रिकॉर्ड रख के एक प्रथा अकबर ने शुरू की थी, दहसाला प्रथा। दहसाला प्रथा जो थी साथी, ये किसने लागू की थी आपका? टोडरमल ने। जो कुछ साथियों ने टोडरमल लिखा, तो टोडरमल कौन था? टोडरमल एक फाइनेंस मिनिस्टर है। फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री था वो, किसका? अकबर का। एफएम, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूल नहीं, एएम एफएम कर दो कभी। एफएम मतलब कि आपका क्या बोलोगे? फाइनेंस मिनिस्टर था टोडरमल। और टोडरमल सबसे पहले ये चीजें कहाँ से सीख के आया था? ये आया था शेर सूरी, क्या बोलोगे? शेर शाह सूरी के यहाँ से। सूरी वंश में काम करता था, वहां से इसने ये सारी चीजें सीखी और फिर अकबर को ज्वाइन कर लिया। विद्वान व्यक्ति था। ठीक है, तहसाला प्रथा। ऐसे ही आती है आपकी साथी मनसबदारी प्रणाली। मनसबदारी प्रणाली का संबंध किससे है? मनसबदारी प्रथा जो थी वो भी किससे संबंधित है? अकबर से संबंधित है। किससे? ये अकबर की कुछ प्रथाएं हैं। अकबर। मनसबदारी प्रथा का मतलब था कि भैया एक के साथ में एक घोड़ा अतिरिक्त रखना पड़ेगा। युद्ध के समय जो है एक घोड़ा अतिरिक्त आप रखेंगे, आपको उतनी जिम्मेदारी दी जाती है, राज्य का संरक्षण आपको मिलेगा। जैसे किसी को बोल दिया 100 घोड़े आपको रखने हैं, तो इसका मतलब है कि 100 का मनसबदार उसको बना दिया, तो उसको घोड़े कितने रखने पड़ेंगे? 100 का मनसब है तो 200। 100 घोड़ों के अतिरिक्त 100 घोड़े और रखेगा। और आपका क्या बोलेंगे, जब युद्ध आदि में जरूरत पड़ेगी तो अकबर का वो साथ देगा, या मान के चलो मुगल साम्राज्य का साथ देगा। ठीक है, कोई दिक्कत? नेक्स्ट। निम्नांकित मकबरों में से कौन सा एक बड़े उद्यान के केंद्र में स्थित है और ताजमहल का पूर्व रूप जैसा प्रतीत होता है? ताजमहल का पूर्व रूप कि पुराना ताजमहल। अकबर का एतमा उद्दौला का मकबरा है क्या?
देखो आगरा, अकबर का नहीं, आगरा का। तो एतमा उद्दौला का मकबरा कौन है? सबसे पहली बात तो ये है कि जहांगीर का ससुर था एतमा उद्दौला। जहांगीर ने इसी की बेटी मेहरुन्निसा से शादी की थी 1611 में। ये पहला मकबरा है जिसमें सफेद संगमरमर का प्रयोग हुआ। कितने दोस्त बता सकते हैं कि ऐसे ही जो ताजमहल में संगमरमर का प्रयोग हुआ, वो कौन सी स्टाइल में हुआ, उस स्टाइल को क्या कहते हैं? जैसे सफेद संगमरमर का प्रयोग हुआ कहीं भी, तो संगमरमर की जो स्टाइल है ये होती है साथ ही आपका कि संगमरमर पर आप कोई पेंटिंग कर रहे हैं, कोई डिजाइनिंग कर रहे हैं, इसको बोलते हैं पितरादुरा आर्ट, या पितरादुरा शैली भी कहा जाता है। तो पितरादुरा शैली किसकी है? मुगलों के टाइम की है। सबसे पहले कहाँ प्रयोग हुई? आयतमा उद्दौला के मकबरे पर, फिर ताजमहल में भी हुई, है ना। कोई दिक्कत, कोई परेशानी इस बात में? तो ये क्या सबसे पुराना है? आप कहेंगे नहीं भैया। क्या ये ताजमहल जैसा दिखता है? सिकंदर का जो मकबरा है क्या ये दिखता है? नहीं जी। सासाराम में शेर शाह का जो मकबरा है, दिल्ली में हुमायूं के मकबरे को देखिए। समझो, ताजमहल से मतलब कि जो ये वाली शेप है, ये वाली शेप है ना ताजमहल में ऊपर, तो ये वाली शेप, तो क्या बोलेंगे? इसका जो हुमायूं के मकबरे का निर्माण है वो किसने कराया था? क्या बोलोगे? भैया ये हाजी बेगम ने, जो हुमायूं की पत्नी थी, हाजी बेगम ने इसका निर्माण करवाया। और इसका जो डिजाइनर है, या बोले आर्किटेक्ट है, इसका जो वास्तुकला डिजाइनर जो था इसका, उसका नाम है मिर्जा ग्यास बेग। तो मिर्जा ग्यास भी याद रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, मिर्जा ग्यास। अब अगर आप देखोगे मुगलों के जितने भी बच्चे संतानें कोई मर गए, बहुत सारे तो मतलब गद्दी पे बैठने से पहले ही मर गए, व्यसनों के शिकार थे, बहुत सारे नशे की वजह से मर गए। तो जो हुमायूं का मकबरा है इसको बोलते हैं मुगलों की कब्रिस्तान, द ग्रेवयार्ड्स ऑफ मुगल, ग्रेवयार्ड ऑफ मुगल्स, मुगलों का कब्रिस्तान इसको कहा जाता है। क्योंकि सारे मुगल कहाँ पर दफनाए गए थे? यहीं पर दफनाए गए ज्यादातर। 200 से ज्यादा लोग हैं, कई मुगलों के शासक यहाँ पर आपका दफनाए गए। ठीक है, आगे। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक तमिलनाडु में स्थित नहीं है? तमिलनाडु में नहीं है। मीनाक्षी अम्मन मंदिर है जी, क्या बोलेंगे जी भैया? पद्मापुरम पैलेस है, वल्लुवर कोट्टम है, ये आपका क्या है? वहां पर स्थित आपके दोस्त मॉन्यूमेंट्स हैं। लेकिन बेकल का किला कहाँ पर है? वो केरल में है। बेकल का किला कहाँ पर है? केरला में है। मैं आपसे पूछूं पनहाला का किला बताइए, क्योंकि राजस्थान के किले तो अक्सर सब लोग जानते हैं। पनहाला का किला कहाँ पर है? श्रीरंगपट्टनम का किला कहाँ पर है? श्रीरंगपट्टनम का किला कहाँ पर है? कांगड़ा का किला कहाँ पर है? कांगड़ा। मैं आपसे पूछूं चुनार का किला उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है? तो पनहाला महाराष्ट्र में हो गया। यहीं पर साथ ही महाराष्ट्र में एक जंजीरा का किला भी है, एसएससी ने कई बार पूछा जंजीरा का फोर्ट कहाँ पर है। श्रीरंगपट्टनम आपका कर्नाटक में है, कांगड़ा आपका साथी हिमाचल प्रदेश में है, और चुनार है यूपी के मिर्जापुर में। गुड्डू भैया आ गए हैं। क्या बोलोगे? चुनार में स्थित है। किला मुबारक कहाँ पर स्थित है? जहां पर रजिया को कैद कर लिया गया था। बहुत बढ़िया, सुनील जी ने लिखा है भैया, जहांगीर को न्याय की जंजीर के लिए जाना जाता है, वो आगरा में स्थित है। अरे गुड, ये हुई ना बात। किला मुबारक स्मारक कहाँ पर स्थित है? किला मुबारक, किला मुबारक का मतलब है कि वो कहाँ पर स्थित है दोस्त आपका? क्या बोलेंगे भैया? राजस्थान में, उत्तर प्रदेश, पंजाब, पंजाब के भटिंडा में। ऐसे अच्छे बच्चे की तरह किया करो। याद रखना, अगर आपकी तैयारी नहीं है, आपने नया ज्वाइन किया, जैसे आपने कल ही कोर्स ज्वाइन किया, कल ही चैनल पे आप आए या 10 दिन पहले आए, तो कभी भी अगर आप किसी चीज में शामिल हो रहे हैं तो एकदम शांत होकर शामिल होइए। चीजों को ऑब्जर्व कीजिए, क्या टीचर्स कहते हैं उसको फॉलो करना है बड़े ध्यान से। फॉलो करने में फिर देखिए, अच्छा मुझे तैयारी करनी है अभी, तो पहले आपको बेसिक्स क्लियर करने होंगे। बेसिक्स कैसे क्लियर होंगे? या उसके लिए या तो आप बुक पढ़ें, ठीक है, कोई बेसिक बुक पढ़ लें, या फिर आपका जो टीचर्स ने आपका थ्योरी में क्लास कराई हुई है, उसके लिए आप यूट्यूब माध्यम चुन सकते हैं। कोई भी अपने टीचर चुन सकते हैं कि भैया मैं तो ये विषय इनसे क्लियर करूंगा, है ना। उस हिसाब से पढ़ के समझ के तब आगे बढ़िए। ऐसे टारगेट मत बना लेना कभी भी कि भैया 2 महीने में धरती पलट दूंगा, 10 दिन में आकाश को नीचे ले आऊंगा। ऐसे टारगेट से बचना है बस, है ना। लंबी तैयारी में हमेशा सिलेक्शन में समय लगता है।
कई कई बार आपका वर्षों लग जाते हैं, कई कई बार आपका रिजल्ट्स 2 वर्ष में आएंगे, कई बार 1 वर्ष में भी आते हैं। फिर परीक्षा का स्तर कैसा है, 8 महीने में भी रिजल्ट बनते हैं, 6 महीने में भी रिजल्ट बनते हैं, लेकिन कम से कम है ये समय। उसके लिए तैयार रहिए पहले से, है ना। श्री गोविंद गुरु, क्या बोलेंगे, श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने रिक्त स्थान में खालसा पंथ की स्थापना की थी, खालसा पंथ की। 1701, 1697, 1705, ये 1699। तो क्या बोलेंगे भैया, गुरु गोविंद सिंह जी ने किसकी स्थापना की थी भैया, खालसा पंथ की, 1699। ठीक है, क्या बोलेंगे, गुरु गोविंद सिंह। इन्होंने ही, साथी आपका कौन से गुरु थे ये बताएं जरा। इन्होंने ही भैया पाहुल सिस्टम को, पाहुल प्रणाली को लागू किया था। और ये कौन से गुरु थे भैया, ये 10वें गुरु थे, 10वें गुरु थे। इन्होंने ही क्या जोड़ा था, इन्होंने कहा था मेरे बाद में कोई गुरु नहीं होगा, जो आपका पवित्र पुस्तक है गुरु ग्रंथ साहिब वही हमारी प्रमुख रहेगी। ठीक है। अच्छा मुझे बताओ, जो पहले गुरु थे वो कौन थे। पहले गुरु थे गुरु नानक देव, जिन्होंने जप्पू जी पुस्तक लिख के अपनी वाणी को पहुंचाया लोगों तक, गुरु नानक देव। सेकंड कौन थे, गुरु अंगद देव थे, गुरु अंगद देव थे। ठीक है। तीसरे कौन थे, तीसरे थे भैया अमरदास, अमरदास। ठीक है, अमरदास थे, ये आपको पता होने चाहिए। जैसे इसमें महत्वपूर्ण है, पांचवें गुरु कौन थे, पांचवें गुरु अर्जुन देव, जिनका जिक्र मैंने अभी किया था। नवे गुरु कौन थे बताएंगे, नवे गुरु थे गुरु तेग बहादुर। ठीक है, गुरु तेग बहादुर सिंह जी, जीटीबी सिंह जी। आदि ग्रंथ अथवा गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन निम्नलिखित में से किसने किया था। गुरु ग्रंथ साहिब का जो संकलन किया, जो पवित्र पुस्तक है, वो किसके द्वारा किया गया था बताएंगे। गुरु तेग बहादुर जी ने किया था, या गुरु नानक देव, या गुरु गोविंद सिंह, या फिर गुरु अर्जुन देव। तो जो पवित्र पुस्तक है उसका साथी जो संकलन किया है वो किसके द्वारा हुआ है, कंपाइलेशन गुरु अर्जुन देव के द्वारा। ठीक है, पांचवें गुरु थे। विश्व प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर की आधारशिला किसने रखी। पहले तो मुझे बताइए स्वर्ण मंदिर कहाँ पर है। आप कहेंगे भैया अमृतसर में है। स्वर्ण मंदिर जानते हैं ना, अमृतसर पंजाब में है, अमृतसर यानी कि पंजाब में है। और पूछ रहा है कि उसकी जो आधारशिला रखी गई, जो उसका फाउंडेशन स्टोन था, वो किसने लिखा था, हजरत मियाँ मीर, एक संत थे। अकबर ने उनको न्योता दिया। ठीक है, अकबर के समय पर, अकबर के समय पर तो उनको न्योता दिया गया स्वर्ण मंदिर को जब स्थापित किया जा रहा था कि भाई आप आइए। तो बहुत बढ़िया जी, वेरी गुड शुभम मालाकर, बहुत अच्छा आपने लिखा कि गुरु ग्रंथ, गुरु नानक जो हैं वो प्रसिद्ध गुरु रहे, जन्म 1469 से 1538। वेरी गुड। क्या बोलते हैं, इसी स्वर्ण मंदिर में जो आपका अंदर भूमि है, आपका वो जो सबसे पवित्र जगह भी और बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, एक जगह और है। तो कभी कभी प्रश्न हरमिंदर साहिब नाम से भी आ जाता है। हरमिंदर साहिब कहाँ है, तब भी हमारा आंसर क्या होगा आपका भैया, कहाँ पर होगा आपका, अमृतसर में होगा, अमृतसर में होगा। वेरी गुड सागर। चिलियावाला का युद्ध कब लड़ा गया। चिलियावाला का मतलब है कि अंग्रेजों से आपका जो सिखों का संघर्ष हुआ, अंग्रेज वर्सेस सिख संघर्ष हुआ। ठीक है, सिख कम्युनिटी लड़ी अंग्रेजों से। और इसमें जो सिखों का, इधर तो अंग्रेजों की तरफ से तो कौन है, ईस्ट इंडिया कंपनी ही थी। और सिखों की तरफ से ईस्ट इंडिया कंपनी क्या बोले थे, गफ नाम का एक अंग्रेज था। और सिखों के तरफ से थे आपका शेर सिंह अटारी वाला, शेर सिंह अटारी वाला। बहुत खतरनाक युद्ध ये हुआ, शेर सिंह, शेर सिंह अटारी वाला। ठीक है, इन्होंने क्या कर दिया था आपका, कब युद्ध लड़ाई, 1849 में। और किसकी जीत हुई फिर इसमें, इसमें जीत तो हो गई थी ईस्ट इंडिया कंपनी की। स्वर्ण मंदिर जो है वो किस झील के किनारे स्थित है, अमृत सरोवर। ठीक है, गोल्डन झील, हरी के झील, ये भी पंजाब की ही झील है, याद रख लेना। सुखना चंडीगढ़ की है, चंडीगढ़ की झील है हरी के। और ये भी आपका झील, अमृत सरोवर झील जो है इसके किनारे पर स्वर्ण मंदिर स्थित है। ठीक है, इस पे क्या स्वर्ण जो गोल्ड है वो किसने लगवाया था, कौन से राजा थे बताइए। तो आप कहेंगे भैया वो आपका राजा रणजीत सिंह ने इसके लिए सोना दिया था।
गुरु तेग बहादुर जी ने जहांगीर के पुत्र खुर्रम को संरक्षण दिया था? नहीं। अर्जुन देव बुद्धू। गुरु तेग बहादुर जी ने तो क्या किया था, उन्होंने कश्मीरी जो साथी पंडित थे उनका समर्थन किया था, इसीलिए औरंगजेब उनके खिलाफ हुआ था। क्योंकि उन्होंने कहा था कि कश्मीर के लोग जब उनके पास आए गुरु तेग बहादुर के पास में कि गुरुजी बहुत अन्याय हो रहे हैं, आप ही आवाज उठाइए, घाटी में धर्म परिवर्तन की एक बड़ी मुहिम चल रही है, इस्लाम में कन्वर्ट किया जा रहा है, तो कुछ करिए। उन्होंने कहा ठीक है, आप ये बोल देना अगली बार कोई आए कि अगर दम है तो गुरु तेग बहादुर जी का धर्म परिवर्तन करके दिखाइए। इतनी यातनाएं दी गई, अंग अंग काटा गया और कहा गया कि भाई धर्म परिवर्तित करना, लेकिन नहीं किया। तो जो शीशगंज गुरुद्वारा आप देखते हैं वहां पे उनकी गर्दन काटी गई अंत में कि भाई ये व्यक्ति झुकने वाला नहीं है, अंत में उनकी गर्दन काट दी गई। तो शीश, शीश बोलते हैं किसको, सिर को, तो शीश उनका वहां पर गया, इसलिए शीशगंज गुरुद्वारा है। ठीक। भारत के लिए जो समुद्री मार्ग की खोज की वो किसने की थी? वास्को डिगामा, इब्न बतूता। इब्न बतूता तो क्या बोलेंगे भैया, मोरक्को से आया। क्रिस्टोफर कोलंबस ने 1492 में किसकी खोज की थी? अमेरिका की खोज की थी। ठीक है। हेन्सवांग, ये हर्षवर्धन के टाइम पे आया 629 में। ये 1492 अमेरिका की खोज की। वास्को डिगामा कब आया था? वास्को डिगामा तो आप कहेंगे भैया दो डेट इसके बारे में चलती हैं, 17 और 20 मई 1498 को ये आया था, 1498। कहाँ पर आया था भारत में सबसे पहले ये? तो आप कहेंगे भैया केरल में आया। केरल, केरल में। केरल में कहाँ पर? कालीकट, जहाँ पे शासक था आपका जमोरिन। ठीक है। आया कहाँ से था भैया? पुर्तगाल से आया था, पुर्तगाल से ये आया था। ठीक है, कालीकट बंदरगाह पर। और कभी कभी तो ये पूछा जाता है कालीकट में किस जगह पर आया था? कप्प कडापू पर। कप्प कडाबू प्लेस है वो, क्योंकि कालीकट तो बड़ा एड्रेस हो गया। कप्प कडाबू प्लेस पर ये आया था, कप्प कडापू। जानते हो ना वास्को डिगामा कब आया था? 1502 में, फिर भी आया था 1498 में आके, और इसकी मौत भी भारत में हुई, कोचीन में, 1524 में। ठीक है। पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर कब कब्जा किया गया? पुर्तगालियों का साथी जो पहला गवर्नर आया, क्योंकि ये सबसे पहले आए, तो इन्होंने सोचा भाई भारत में व्यापार करेंगे, तो पहला गवर्नर कौन बनाया था आपका? अल्मीडा, फ्रांसिस दी अल्मीडा। ठीक है। अल्मीडा ने तो बोला भैया कि भारत को ऐसे टेक ओवर करते हैं, इधर से आएगा जो भी आएगा समुद्री शक्ति, इस पे कार्टेज लागू कर देते हैं, ब्लू वाटर पॉलिसी, शांत जल नीति, ये सब लागू कर दिया उसने। कि इधर अरब सागर में कोई भी आएगा तो क्या बोला था उसने कि उसे हमसे परमिशन लेनी पड़ेगी। ब्लू वाटर पॉलिसी, भैया हम तो अपना मोनोपोली रखेंगे अरब सागर में। तो इसके बाद में फिर जो दूसरा गवर्नर था उसका नाम बताइए क्या था? आप कहेंगे भैया वो अल्बुकर्क था। सेकंड गवर्नर कौन था? अल्बुकर्क। इसने क्या कर दिया था? शांत जल नीति, ब्लू वाटर पॉलिसी को खत्म कर दिया था। ठीक है। अब इसी के समय पर साथी आपका अल्बुकर्क के टाइम पर ही क्या हुआ था? 1510 में गोवा को आपका कंट्रोल कर लिया गया। क्या बोलेंगे? गोवा को कंट्रोल कर लिया गया। गोवा इन्होंने छीना किससे था? बीजापुर के सुल्तान अली आदिल शाह से छीना था। और इसी गोवा को फिर इन्होंने क्या बना दिया था? पुर्तगालियों ने कैपिटल बना दिया था। अली आदिल शाह से छीन के पहले तो कंट्रोल किया, फिर इसको पुर्तगाली राजधानी भी बनाया। तो कब राजधानी बनाया था पुर्तगाली इसको? 1530 में। क्योंकि एक गवर्नर आया था पुर्तगाली 1529 में। कौन गवर्नर आया था? नीनो डी कुन्हा। नीनो दी कुन्हा, ये भी एक पुर्तगाली गवर्नर था। इसने ये काम किया कि आते ही उसको राजधानी बना दिया कि वह राजधानी बनाएंगे। और याद रखना पुर्तगाली भारत में सबसे पहले आए और सबसे बाद में गए। तो बताओ कि ये जो गोवा है ये कब मुक्त हुआ था पुर्तगालियों से? इसके लिए हमको चलाना पड़ा था ऑपरेशन विजय। ऑपरेशन विजय 1961, यानी भारत की आज़ादी के बाद तक भी पुर्तगाली भारत में रहे। और इसके द्वारा क्या बोलेंगे, गोवा को मुक्त कराया गया था। गोवा को मुक्त, इंडियन आर्मी गई थी। फिर इसको 30 मई 1987 को 25वां राज्य बनाया गोवा को। अच्छा, जब ये भारत में व्यापार करने आए पुर्तगाली, पोर्टुगीज, तो इन पुर्तगालियों ने साथी आपका क्या किया था? पहली कोठी कहाँ पर बनाई थी? कोठी का मतलब जो अपना हेड ऑफिस था, व्यापार का सामान जहाँ रखते, तो पहली कोठी इन्होंने बनाई कोचीन में, केरल में, क्योंकि केरल में ही आए 1503 में।
और दूसरी कोठी बनाई 2 सालों के बाद में। वो कहाँ पर बनाई थी? तो वो बनाई थी आपका कन्नूर में, कन्नूर में, केरल में। ठीक है। शिवाजी ने 1660 के दशक में हमलों की श्रृंखला का नेतृत्व करने के लिए रणनीति और सैन्य रणनीतियों का उपयोग किया। रणनीति और सैन्य रणनीतियों का उपयोग किया। वैज्ञानिक, नौसैनिक, गुरिल्ला। तो इनका जो माना जाता है महाराणा प्रताप जी से चली हुई वो नीति कौन सी थी? गुरिल्ला, छापा मार नीति उसको कहते हैं, छापा मार। ठीक है। अच्छा मुझे बताओ, छत्रपति शिवाजी महाराज जी का जो साथी आपका शासनकाल है वो कब से कब तक है? शासनकाल की पूरी अवधि बताइए। 1627 एक तो उनका जन्म माना जाता है। ठीक है। 1630 भी कई बार माना जाता है, लेकिन परीक्षाओं में ज़्यादातर 1627 आप देख लेना। कभी ऐसा तो कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगा, दोनों देगा नहीं कि उनके जन्म के बारे में। ठीक है। दोनों वर्ष आपका चर्चित हैं। हाँ इतना जरूर याद रख लेना कि उन्होंने जो अपना राज्याभिषेक कराया वो कब कराया था? जब वो राजा बनने के लिए उनकी घोषणा हुई तो राज्याभिषेक उनका हुआ था 1674 में। और राजधानी क्या बनाई थी उन्होंने? मृत्यु तो 1680 में हुई। राजधानी कौन सी बनाई थी उन्होंने बताएं? राजधानी भैया रायगढ़ थी। क्या बोलेंगे? राजधानी उनकी रायगढ़ थी। ओके। दो तरह से उनका जैसे कॉमन क्वेश्चन पूछे जाते हैं। निश्चलपुरी गोस्वामी ने, गंगा भट्ट ने वैदिक विधि से उनका राज्याभिषेक किया, निश्चलपुरी गोस्वामी ने तांत्रिक विधि से उनका राज्याभिषेक किया। हाँ आगे आएंगे। पानीपत की तीसरी लड़ाई वर्ष में लड़ी गई थी। पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गई थी? 1761, 1762, 1763 या फिर 1760? तो पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ 1761 में, 14 जनवरी 1761। कौन आया था? इस समय भारत में मतलब मुगलों की शक्ति तो कमजोर हो गई थी, और मुगलों की शक्ति कमजोर हो गई तो साथ ही आपका ईरान की तरफ से बहुत लोग, अफगानिस्तान की तरफ से, तो मोहम्मद अब्दाली आया। क्या बोलेंगे? अब्दाली आया। और अब्दाली किसके खिलाफ लड़ा था? मराठों के खिलाफ। मराठे उत्तर भारत में जाके लड़े। कहाँ पर? पानीपत, हरियाणा में पड़ता है। सोचो मराठों को कहाँ आना पड़ा। उत्तर भारत के लोग कहाँ थे? तो आज भी दक्षिण भारत में प्रश्न उठते हैं, भैया जब हम आए थे युद्ध लड़ने इतनी दूर 2000 किलोमीटर, तुम्हारे फोन तो स्विच ऑफ थे। हैं? कहाँ थे तुम? इधर तुम सारे, बोले उन्होंने नॉर्थ इंडिया में तुम दादा बनते हो सारे। जब वो अब्दाली आया था तो तुम सब कहाँ थे? सारे लोग जो ताकतवर लोग बनते हैं वो सब कहाँ थे? मोहम्मद शाह अब्दाली आया। और वर्सेस मराठा। मराठों की तरफ से कौन थे साथी आपका बताएंगे? मराठों की तरफ से मेरा आपसे क्वेश्चन है, मराठों की तरफ से जो नेतृत्व किया था वो किसने किया था? फटाफट आंसर करेंगे। मराठों की तरफ से तो अहमद शाह अब्दाली इस युद्ध को जीता था और चला गया आपका वापस। जी। तालाबाई की संधि पर रिक्त स्थान में हस्ताक्षर किए गए थे, जिसमें सबसे पहले एंग्लो मराठा युद्ध, एंग्लो का मतलब अंग्रेज और मराठों के बीच जो युद्ध हुए, अंग्रेज और मराठों के बीच में, तो वो सालाबाई की संधि कब हुई थी? क्वेश्चन ये है। जून 1782 में, मई 1782 में, अप्रैल 1782 में, अगस्त 1782 में। ये कमीशन का क्वेश्चन है आपका, यूपीपीसीएस तब महीने पूछ लेता है। ठीक है। एसएससी कभी नहीं देता इतना जटिल। मई 1782 में। दरअसल में जो पहला आपका वॉर हुआ वो 1775 से, ठीक है, सूरत की संधि से शुरू हुआ और सालाबाई की संधि पर खत्म हुआ, फर्स्ट। सेकंड जो था साथी आपका बसीन की संधि से शुरू होता है 1803 से 1806, और खत्म किस पर हुआ था? राजापुर घाट संधि पर। और तीसरे में तो साथी आपका मराठे, उन्होंने पेशवाई को ही खत्म कर दिया था। मराठों का जो साथी आपका पेशवा पद होता था। थर्ड हुआ 1817-18, यहाँ पर ये बोले तो अंग्रेजों का पूरी तरह से शासन हो गया था, कंट्रोल कर लिया था इन्होंने मराठों को। भारतीय इतिहास में सन 1756 में घटित हुई कालकोठरी की घटना कहाँ हुई थी? 1756 में, 1756 में, 1757,
1756 दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, और एसएससी के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का क्रम यहाँ से शुरू होता है। इसके बाद में हम जो भी क्वेश्चन करेंगे कल तक, मैं कहूँ कि हिस्ट्री का जो अब तक हमने पढ़ा वो तो ऐसा है जिसको आए या ना आए, कई बार हो जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं, इस क्रम को ध्यान रखेंगे। तो 1756 में साथी याद रख लेना, जो आपका कहाँ पर घटना घटी, कलकत्ता में, तो आप कहेंगे जी भैया कलकत्ता में ये घटना घटी। किसके समय पर घटी थी, क्या बोलेंगे भैया, 20 जून 1756 को क्या हुआ भाई, अंग्रेज जो थे वो अपना, क्योंकि बंगाल हमारा उस टाइम कृषि में बहुत अच्छा था, खेती में बहुत अच्छा था, तो वो कंट्रोल करना चाहते थे इसको, तो उनकी नज़र बंगाल पर थी। बंगाल का उस समय नवाब कौन था, बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला। भाई इसको यार कम कर लो, हमें जमाओगे क्या थोड़ी देर में, जम जाएंगे, इसे बंद कर लो यार। क्या बोलेंगे, नवाब सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला ने बोला अच्छा अंग्रेजों तुम्हें मैं चाचा ठीक करता हूँ, और ठीक करने के लिए उसने क्या कर लिया, जो अंग्रेज वहां पर आए थे कब्जा करने के लिए उनको बंद कर लिया, एक काल कोठरी में 146 लोगों को 10 बाई 12 के कमरे में बंद कर दिया। सुबह को 23 जिंदे बचे बस, 123 मर गए उस कमरे में ही। ठीक है, इस घटना का जिक्र किसने किया, हॉलवेल ने, क्योंकि ये बंगाल का गवर्नर बना था बाद में, लेकिन इन 23 जिंदा लोगों में से एक व्यक्ति है ये, इसने जिक्र किया था इसका। बोला भैया बहुत खराब आदमी है ये तो, अच्छे भेज दिए हम, तो वो तो खत्म ही हो गए ना 123 लोग उनकी, ऐसे समझो ब्रिटिशियर्स तो ये कहते होंगे कि शहादत हो गई उनकी। इसी घटना का अंजाम बना क्या, प्लासी युद्ध, और भारत में अंग्रेजी शासन की जो शुरुआत हुई, प्लासी का वॉर कब लड़ा गया, 23 जून 1757 को, 1757 को। इसमें कौन आ गया आपका, इस बार अंग्रेजों की कमान संभाली क्लाइव ने। उसने कहा भी अंग्रेजों के साथ ये जो घटना इसने घटाई है सिराजुद्दौला ने, इससे बदला लेंगे। अब सिराजुद्दौला से बदला लेना इतना आसान थोड़ी ना था, वो तो मजबूत राजा था। तो क्लाइव ने क्या कर लिया, जो सिराजुद्दौला का सेनापति था मीर जाफर, उसको अपनी तरफ कर लिया। इसलिए बोलते हैं इसको क्लाइव का गीदड़। इसको बोला यार तू पागल है, 50,000 लोग हो, उनको डीएक्टिवेट कर दे, लेके ही मत जा लड़ाई में, सिराजुद्दौला हार जाएगा तुझको बंगाल का नवाब बना देंगे। पागल बिक गया, बिकाऊ लोग हमेशा होते हैं, कभी भी बिक जाते हैं, सुबह को भी बिक जाएंगे, दोपहर में बिक जाएंगे, शाम को भी बिक जाएंगे, ऐसा ही है मीर जाफर। तो क्या बोलेंगे आपका, क्या बोलेंगे जी आपका, सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला को यहाँ पर हार का सामना करना पड़ा, और अंग्रेजी शासन को जो जन्म दिया वो किसने दिया, क्लाइव ने। किसको, और मैं पूछूं वो कौन सा युद्ध है जिसने अंग्रेजी राज को जन्म दिया, तो आपका आप कहेंगे प्लासी का युद्ध। प्लासी कहाँ पर पड़ता है साथी आपका, आप बोलेंगे वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में स्थित है प्लासी, तो सारी लड़ाई ही इसी की थी। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला प्लासी की लड़ाई में किस वर्ष हारे थे, यही क्वेश्चन आ गया, 1757। अब यहाँ पर हमको एक युद्ध का जिक्र और करना पड़ता है कि अंग्रेजी शासन की शुरुआत तो प्लासी से हो गई, अंग्रेजी राज जो स्थापित हुआ वो किस युद्ध से हुआ, तो वो आपका 22 से 23 अक्टूबर, 2 दिन चला, और कुछ नहीं था अंग्रेजों के पास हकीकत में लड़ने के लिए, 150 सिपाही, 150 सिपाही। सिराजुद्दौला के पास 50,000 की सेना, सेना ने पार्टिसिपेट ही नहीं किया। सिराजुद्दौला कह रहा यार तुम ये क्या कर रहे हो, क्योंकि वहां के सेठ बगावत कर गए। कहते हैं ना लालच व्यक्ति के अंदर होता है, उसके लिए व्यक्ति अपने मालिक से भी बगावत कर देता है। वहां के जो सेठ थे आपका अमीचंद जैसे लोग, जगत सेठ जैसे लोग, उन्होंने बगावत कर दी। और यार ताकत हम लेंगे, हम बनेंगे ना मालिक खुद। तो उन्होंने बोला यार सिराजुद्दौला को मालिक क्यों बनाए, दुनिया में सारी घटनाएं ऐसे घटती हैं। बक्सर, बक्सर, क्या बोलेंगे आपका, बक्सर का युद्ध। बक्सर कहाँ पर स्थित है आपका, बिहार में। इसमें साथी अंग्रेजों की तरफ से कौन था, तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसकी तरफ से था हेक्टर मुनरो। उसने बोला भाई साहब मुझे दो ये जिम्मेदारी,
और इसके खिलाफ जो थे वो कौन कौन लोग थे? मीर कासिम, क्योंकि वो अंग्रेजों ने जो प्रॉमिस किया था मीर जाफर से, उसको गद्दी पे बिठाया। मीर जाफर जो है, उन्होंने देखा ये तो पगला आदमी है? इसको तो गलती बना दिया, उसको हटा के मीर कासिम को बना लिया। मीर कासिम पर भी उनका वश जब नहीं चला तो इसको हटा लिया। तो मीर कासिम ने विद्रोह किया। इसने अपने साथ में अवध का जो नवाब था सुजाउद्दौला, उसको मिलाया। बोला भैया अब बहुत हद हो गई, अब साथ मिलकर लड़ना पड़ेगा, ये तो आदमी बहुत मजबूत होते जा रहे हैं। फिर एक और को बुलाया। कौन मुगल सम्राट था जो इनके साथ शामिल हो गया? बोले ठीक है भैया, शाह आलम। ये 1760 से 1806 तक मुगल शासक था दिल्ली की गद्दी पर। इसको भी बोला भैया तुम भी आओ ना हमारे साथ। बोला ठीक है, आ जाते हैं। लेकिन क्या बोलेंगे, किसकी जीत हुई? ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हुई। वो बोले सुधरे हम और मरवा दिए सुजाउद्दौला और शाह आलम। उल्टे उनको युद्ध में हारना पड़ा। अंग्रेजों ने उन पर भी नकेल कसी, 26 लाख और 52 लाख रुपए उनको देने पड़े, है ना? तो क्या बोलेंगे भैया, मीर कासिम था। 1757, ये दोनों युद्ध आपको पता होने चाहिए। एक वांडीवास का युद्ध मैं आपसे पूछूं, वांडीवास वॉर कब हुआ था? वांडीवास वॉर हुआ था 1760 में। ठीक है, वांडीवास युद्ध, यहाँ पे अंग्रेजों ने अन्य शक्तियों को हराया। श्रीरंगपट्टनम में हुए चौथे एंग्लो मैसूर युद्ध में किसकी हत्या हुई थी? बताएंगे जी। सौरभ पटेल जी ने लिखा है हुगली नदी के तट पर स्थित है पलासी भैया। बिल्कुल ठीक आपने लिखा है भैया। शाह आलम द्वितीय था ना? जी भैया, शाह आलम सेकंड था। शाह आलम द्वितीय था 1760 से 1806 तक। वेरी गुड। श्रीरंगपट्टनम में अब अंग्रेज लड़ते, उधर बंगाल में कब्जा जमा के जगह जगह। तो जो चौथा एंग्लो मैसूर युद्ध था, एंग्लो का मतलब अंग्रेज, और मैसूर से जो युद्ध हुआ, टीपू सुल्तान। क्या बोलेंगे भैया, कितने युद्ध हुए अंग्रेजों और के मैसूर साम्राज्य के बीच में? तो आप कहेंगे जो फर्स्ट वॉर हुआ, फर्स्ट वॉर हुआ आपका आंग्ल मैसूर, यानी अंग्रेज और मैसूर साम्राज्य के बीच में। फर्स्ट वॉर हुआ आपका 1767 से 69 चला। ईस्ट इंडिया कंपनी इसमें हारी। टीपू सुल्तान का जो पिता था हैदर अली, उसकी जीत हुई। हैदर अली की जीत हुई। अंग्रेज हारते ही एकदम से बाबूजी बाबूजी करके पैर पकड़ने लगते थे। बोले बाबूजी अब नहीं लड़ेंगे आगे से। ठीक है। सेकंड वॉर हुआ तो हैदर अली की जीत हुई, तो ईस्ट इंडिया कंपनी को ये बात पची नहीं, फिर से उन्होंने तिकड़म लगाई। दूसरा युद्ध लड़ा 1780 से 84। 4 साल तक चलते रहे, संघर्ष चलते रहे। बीच में हैदर अली की मौत हो गई, टीपू सुल्तान आया। ये युद्ध 50-50 पर हो गया। तो 50-50 पर हो गया, तो यहाँ पर साथी पहले तो ये याद रखो कि जब हैदर अली की जीत हुई तो हैदर अली ने मद्रास की संधि की, किसके साथ में? अंग्रेजों के साथ में। ठीक है। और सेकंड वॉर 1780 से 84 जो हुआ, इसमें किसकी? मंगलौर की संधि हुई। ये 50-50 पर था। ऐसी स्थिति आ गई, ना तुम पे लड़ा जा रहा है ना हम पे, ठीक है, समझौता कर लेते हैं। जो थर्ड वॉर हुआ आपका, थर्ड वॉर हुआ, वो हुआ साथी आपका 1790 से 92। इसको बोलते हैं, इसमें जो संधि हुई, इसमें टीपू सुल्तान को, भाई यहाँ हैदर अली बीच में एक्सपायर हो गया 1782 में। आपका कौन लड़ रहा था? टीपू सुल्तान। तो टीपू सुल्तान की यहाँ बहुत तगड़ी हार हुई, और टीपू सुल्तान को अपना ऐसे समझो आधा राज्य देना पड़ा श्रीरंगपट्टनम संधि पे। 50% राज्य उसको देना पड़ा, कमजोर हो गया। और जो फोर्थ था आपका, इसमें अंग्रेजों ने चुपचाप से आक्रमण करवा दिया, किसके ऊपर? टीपू सुल्तान के ऊपर। और इसमें क्या हो गया? टीपू की मौत हो गई। टीपू की मौत हो गई। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी? फ्रांसीसियों की तरफ पक्ष में रहता था टीपू। जैसे बोलते जैकोबिन क्लब का सदस्य कौन बना, स्वतंत्रता का वृक्ष किसने लगवाया, श्रीरंगपट्टनम में करवाई उसने सारी चीजें, वो फ्रांसीसियों के समर्थन में था। ठीक है, द लॉयन ऑफ श्रीरंगपट्टनम उसको कहते हैं। सर हमें कमेंट करने का टाइम ही नहीं मिलता, फिर कैसे कमेंट करें? अरे वाह बेटा, कुमकुम नाम है तुम्हारा? कुमकुम क्या? गुनगुन।
वेरी गुड, आगे आएंगे। कितने इनोसेंट बच्चे हो आप। 1757 में तुम बहुत चालू बच्चे हो, मैं जानता हूं तुमको। 1757 में प्लासी के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना का नेतृत्व किसने किया था? ईस्ट इंडिया कंपनी, ये क्वेश्चन आया जी। तो क्या बोलेंगे? प्लासी को रॉबर्ट क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव ने, ठीक है। प्लासी और बक्सर की लड़ाई ने रिक्त स्थान पर अंग्रेजी शासन की स्थापना की। क्या उड़ीसा पर ये लड़े गए थे? अवध के लिए ये लड़े गए थे? बिहार के लिए या फिर बंगाल के लिए? भैया स्पष्ट है, हमें भी बातों से स्पष्ट हो गया जैसे हमने चर्चा की। तो क्या टारगेट था उनका? बंगाल उनका टारगेट था, बंगाल उनका टारगेट था। आगे आएंगे। सन 1853 में रिक्त स्थान तक यातायात के लिए पहला रेल मार्ग खोला गया था। पहला रेल मार्ग पुणे से ठाणे, नागपुर से पुणे, बॉम्बे से ठाणे, या फिर बॉम्बे से पुणे रेल चली। तो मुंबई से ठाणे। बताओ भाई कब चली थी रेल? आप बोलेंगे भैया 1853 में चली, 1853 में चली थी। 14 रेल के डिब्बे। कितने रेल के डिब्बे थे? 14 रेल के डिब्बे थे। 3 इंजन थे इसमें, 3 इंजन। न जाने कितनी बार पूछा है कमीशन ने तो। साहिब, सुल्तान और सिंध। कौन से इंजन थे? साहिब, सुल्तान और आपका सिंध इंजन थे, सिंध इंजन थे, ठीक है। 16 अप्रैल 1853 को ये चली, 34 किलोमीटर चली थी, 34 किलोमीटर। किसका टाइम था ये? तो भारत में रेलवे का जनक किसको कहा जाता है? डलहौजी को कहते हैं। और डलहौजी को किसके लिए जाना जाता है? भैया डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के लिए जाना जाता है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स समझते हो? इसको बोलते हैं व्यपगत सिद्धांत, व्यपगत सिद्धांत। राज्य हड़प नीति, क्या बोलते हैं इसको? राज्य हड़प नीति, राज्य हड़प नीति। तो इसने क्या किया? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। सबसे पहले किसको हड़पा था भैया? सतारा को, 1848 में। मतलब जिन राजाओं के अपनी संतान नहीं होती थी वो गोद नहीं ले सकते, ठीक है। वो गोद नहीं ले सकते अब किसी बच्चे को, है ना। सतारा हो गया, 1848 हो गया आपका। उदयपुर को कब इन्होंने घेरा था? आपका 1852 हो गया। झांसी 1853, फाइनल एग्जीक्यूशन 1854 में हुआ था उसका, 1853, ठीक है। मैं पूछू डलहौजी के टाइम पे ही क्या आया? पोस्ट ऑफिस एक्ट आया। डाकघर एक्ट किसके समय पे आया? डलहौजी के टाइम पे आया। अगर मैं बात करूं डलहौजी के टाइम पे क्या आया? PWD, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट एक्ट, यानी लोक निर्माण विभाग अधिनियम किसके समय पे आया? डलहौजी के समय पर आया। यहाँ पर एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि आपका, हाँ, ये क्वेश्चन और पूछा जाता है कि भाई उसने अवध पर जो कुशासन के आरोप लगाए वो किस वर्ष में लगाए थे? तो अवध, अवध अवध पर जो साथी कुशासन के आरोप लगाए उसने, भाई उसने कहा कि भाई यार यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है, यहाँ तो राजा का अपना बेटा भी। बोला नहीं, इन पे शासन नहीं ठीक चल पा रहा है। 1856 में उसने क्या कर लिया? उसको कुशासन का आरोप लगा के अपनी तरफ कर लिया। बहुत बढ़िया, और बहुत सारा थैंक यू। कल ही चैनल बना SSC के लिए, और अभी जस्ट नाउ उस पे आपका 2 लाख बच्चे जुड़ चुके हैं, ठीक है जी। किरण, किरण सॉरी, कोई दिक्कत कोई परेशानी? आगे। स्थाई बंदोबस्ती लागू होने के समय वर्धमान का राजा कौन था? जब आपका स्थाई बंदोबस्त हुआ आपका साथी, इसको किसने लागू किया था? कार्नवालिस ने, जो नागरिक सेवा का जन्मदाता है। कार्नवालिस। क्या बोलेंगे? जब आपका परमानेंट सेटलमेंट लागू हुआ 1793 में, तो आपका कौन था राजा वहां का? तो क्या बोलेंगे? तेज चंद था, तेज चंद, ठीक है। ऐसे ही मुझे कुछ संधि पूछी जाती है, जैसे साथी आपका स्थाई बंदोबस्त की संधि हो गई
सबके साथ में भी जो भी आपका टैक्स कलेक्ट होगा उसमें 90% तो ईस्ट इंडिया कंपनी रखेगी, और 10% किसका होगा, वो जो इकट्ठा कर रहा है जमींदार उसका होगा। मुझे बताओ सहायक संधि से किसका संबंध है, जिसके तहत सबसे पहले हैदराबाद को 1798 में इन लोगों ने अपनी तरफ मिला लिया था। तो कौन है वो सहायक संधि से संबंधित है, वेलेजली। वेलेजली। हस्तक्षेप की नीति किसने अपनाई, हस्तक्षेप, क्या बोलेंगे, हस्तक्षेप की नीति किसने अपनाई थी। हस्तक्षेप की नीति भैया जॉन सोर की है। किसकी है, जॉन सोर की है। जैसे मैं पूछूं रैयतवाड़ी अवस्था से किसका संबंध है, रैयतवाड़ी सिस्टम से, तो रैयतवाड़ी सिस्टम से संबंध है आपका कर्नल रीड का। कर्नल रीड 1792, 1792। जैसे मैं पूछूं आपका इजारेदारी प्रथा, ठेके पर भूमि को दे देना, कि भैया ये ठेका तुमको मिलता है, टैक्स कलेक्ट करके तुम दोगे, तुम्हारी जिम्मेदारी है, 1772 की। ये हेस्टिंग्स का है, हेस्टिंग्स का है, ठीक है, हेस्टिंग्स, हेस्टिंग्स से इसका संबंध है। सर विलियम जोन्स द्वारा कलकत्ता अब कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी का गठन कब किया गया था, बोलेंगे जी। चैनल का नाम RWA SSC एग्जाम्स, SSC एग्जाम्स। जो SSC के सारे फॉर्मेट है ना, सारे फॉर्मेट मतलब MTS हो गया आपका, CHSL हो गया, CPO हो गया आपका, CGL हो गया, इन सब के एनालिसिस, इन सब की क्लासेस, या आपका सिलेक्शन पोस्ट हो गया, स्टेनो हो गया, JE हो गया आपका, तो इन सब की जो क्लासेस है, या कोई भी और SSC का एग्ज़ाम है आपका, यानी कि सिर्फ GD तो हमारा मेंस पे चलता ही रहेगा, क्योंकि उस पर बच्चे उसी पे जुड़े हुए हैं अभी, बाकी सब इधर आपका है ना। तो क्या बोलेंगे, अब कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी का गठन कब किया गया भैया, 1784 में किया गया, 1784 में किया गया, 1784, 1784 में किया गया, ठीक है। अच्छा क्या उद्देश्य था, आप कोई बता सकता है एशियाटिक सोसाइटी का। ये बहुत बुद्धिमान व्यक्ति था विलियम जोन्स, और विलियम जोन्स ने देखा कि भारतीय शास्त्रों में बहुत ज्ञान है, तो उसने कहा कि भाई अब इनको क्या करेंगे, इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। जैसा विज्ञान शाकुंतलम को सबसे पहले ट्रांसलेट कर लिया इन्होंने, ठीक है। भैया रैयतवाड़ी व्यवस्था से मुनरो का संबंध भी बताया जाता है, हाँ मद्रास में मुनरो का संबंध है। ऑल ओवर रीड का रीड उसका जनक है। तो क्या बोलेंगे किसके समय, वॉरेन हेस्टिंग्स के समय पर, वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम पर, ठीक है। जैसे मुझे बताओ सती प्रथा का अंत किस गवर्नर के समय पर हुआ था, तो क्या पूछेगा, क्वेश्चन पूछता है गवर्नर के टाइम पर, हमने इतिहास में क्रम से पढ़ा है सारे गवर्नर को। तो क्या बोलेंगे भैया सती प्रथा का अंत 1829 में किसके समय पर हुआ था, बेंटिक के समय पर हुआ था। जैसे बेंटिक के समय आपका पहला जो लॉ कमीशन है वो भी बना था। कितने लोग बता सकते हैं जो पहला विधि आयोग बना, जो फर्स्ट लॉ कमीशन बना, उसके प्रेसिडेंट कौन थे, 1834 में, भाई 1828 1835 था, कौन आपका बेंटिक। तो जो पहला लॉ कमीशन बना 1834 में, वो किसने बनाया था, मतलब उसका अध्यक्ष किसको बनाया गया था, तो आप कहेंगे मैकाले को। बोलो जी। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लिखा, इस तरह के बच्चों की बहुत आवश्यकता है। विजय पॉल, टू ट्रांसलेट ऑल नॉलेज, सही शब्द आपने जोड़े हैं, वेरी गुड। वुड के आदेश पत्र, एक वुड का आदेश पत्र आया किसके टाइम पे, डलहौजी के टाइम पर आया था ये, डलहौजी के टाइम पर। डलहौजी का काल याद रख लो तो घटना याद रहती है। 1848 से 56 कौन है, वो डलहौजी है। जैसे विडो रिमैरिज एक्ट किसके टाइम पर ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से आया था, तो उसके लिए जो ड्राफ्ट आया था वो आया था 1856 में डलहौजी के टाइम पर। लेकिन वो चीज़ें फिर लागू तो हो नहीं पाई, तो कैनिंग, कैनिंग है 1856 से 62, ये याद रखो। जैसे मैं अब तुमसे पूछ लूँ 1857 क्रांति कब हुई थी, तो आपको गवर्नर जनरल जो, या गवर्नर या वाइसराय के काल पता होते हैं, तो घटना आप बता सकते हैं। तो वुड का मतलब था शिक्षा, उन्होंने बोला जो हायर एजुकेशन है वो उसका मीडियम क्या होना चाहिए,
हायर एजुकेशन का जो मीडियम है वो क्या होना चाहिए? तो उन्होंने बोला हायर एजुकेशन का जो मीडियम है वो इंग्लिश होना चाहिए। इसी के लिए आया वुड, जिसको बोलते भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा मतलब आदेश। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा लाया कौन? वुड लाया। वुड पता है कौन थे उस टाइम पे? वुड था आपका दोस्त उस समय। आपने कभी पॉलिटी में पढ़ा हो तो एक चीज पढ़ते होंगे आप, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। तो 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट था उसमें आपका कंपनी की कार्यविधि दो तरह से हो गई थी। एक तो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स थे, एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे। तो जो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स चला रहा था उस बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स के अध्यक्ष थे इस टाइम पे 1854 में चार्ल्स वुड। तो इसने बोला कि भैया जो आपका यूनिवर्सिटीज में एजुकेशन है, जो हायर एजुकेशन है, उसको इंग्लिश कर दिया जाए। और साथ में महिला शिक्षा की बात भी की। हमेशा बहुत सारा प्यार मेरे साथी विवेक सागर आगे आएंगे। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? सबसे पहले बना था CHC, सेंट्रल हिंदू कॉलेज। सेंट्रल हिंदू कॉलेज किसने बनाया था? तो सेंट्रल हिंदू कॉलेज भारत के लिए जो बहुत हितैषी और बहुत काम किया, एनी बेसेंट जी ने। एनी बेसेंट जी ने। यही CHC बना आपका 1916 में, क्या बोलेंगे, BHU, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। किसने प्रयास किया था? आपका पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने। पंडित मदन मोहन मालवीय ने इनके लिए प्रयास किया। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, ये बात याद रखनी। पूछ ले किसके टाइम पर हुआ था ये, तो आप कहेंगे हार्डिंग सेकंड के टाइम पर हुआ था। हार्डिंग सेकंड 1910 से 1916। जितनी भी घटनाएं अब बीच में होंगी, जितनी भी घटनाएं होंगी, कितने दोस्त बता सकते हैं हार्डिंग सेकंड के बाद में कौन आया था? जैसे मैं बोल दूं महात्मा गांधी जब भारत वापस आए 1915 में, तो कौन था आपका वायसराय? तो हार्डिंग सेकंड था आपका। बीच में कोई भी घटना का नाम मैं दे दूं, जैसे मैं बोल दूं आपका बंगाल विभाजन को जब वापस लिया गया 1911 में वापस लिया गया था, तो कौन थे? हार्डिंग सेकंड। ऐसे वर्ष पता होते हैं तो फिर घटनाएं अपने आप कर सकते हैं आप। उतना आपको शार्प होना पड़ेगा। 1875 में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, तो कॉलेज तो बना 1875 में, जो बाद में AMU बन गया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। तो आपका मुस्लिम शिक्षा के लिए सबसे ज्यादा काम करने वाले व्यक्ति कौन थे? जाकिर हुसैन जी, मोहम्मद अली जिन्ना, नहीं भैया, मौलाना अबुल कलाम आजाद, ये तो शिक्षा मंत्री थे भारत के। सैयद अहमद खान, सैयद अहमद खान, इन्होंने ही बनाया था आपका ये क्या बोलेंगे, मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। AMU कब बना था, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी? 1920 में। इन्होंने एक बुक लिखी है दोस्त, बड़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछी भी जाती है, द कोज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट, भारतीय विद्रोह के कारण। द कोज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट किसने लिखी है? सैयद अहमद खान ने लिखी है। ओके। ए नेशन इन मेकिंग नामक पुस्तक के लेखक कौन है? वल्लभ भाई पटेल जी ने लिखी है क्या? वल्लभ भाई पटेल जी। इतिहास में क्या नाम पूछा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। इनको जो सरदार का टाइटल था किसने दिया था भैया? बारदोली की महिलाओं ने दिया था। ये जो आपका 1928 में कौन से सत्याग्रह से जुड़े हुए थे? बारदोली से। भाई किसान जो है आपका मांग कर रहे थे कि भाई हमसे जो टैक्स है, जो भूमि लगान है, वो कम लिया जाए। बाद में इन्हीं की वजह से सेटलमेंट हुआ था 6.03% पर, है ना। अब बुद्धू तो नहीं हो तुम प्रशांत राजपूत, ये भी कोई बात हुई। आगे आएंगे। सर मंगल पांडे जी के बारे में तो कुछ आया नहीं, 1857 क्रांति आएगी तभी तो उसके क्वेश्चन आएंगे। ऐसा थोड़ी, ऐसा तो कितनी चीजें छूट जाएंगी। बोले भैया वो नहीं आया। इतिहास की अगर सारी चीजों को शामिल करेंगे तो हमको शायद दोस्त 1 वर्ष कक्षा निरंतर लेनी पड़ेगी। इसके लिए जिन साथियों को ऐसा इंतजार है ना भैया एकदम बेसिक से कुछ हो, मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि भाई मैं आपका GS का कभी भी मेरा पेड कोर्स नहीं आएगा। तो जो फाउंडेशन GS है कि भैया कैसे एकदम से शुरू से कवर करके, तो उसके लिए क्लासेस शुरू करेंगे। अभी MTS के एग्जाम से फ्री हो जाए इसके बाद में, ठीक है, लेकिन वो लंबा समय चलेगा, सोच लेना। कभी उसमें बोलो भैया मेरा तो पेपर है 2 महीने बाद, मेरा तो पेपर है 15 दिन बाद, कैसे करूं? उसके लिए फिर बाकी जो
एग्जाम डेडिकेटेड सीरीज होती हैं, उनको करते रहना। क्या बोलेंगे जी? सुरेंद्र नाथ बनर्जी एकदम से ठीक है। एम जी रानाडे, गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले जी की किताब है नेशन, बहुत बढ़िया, नेशन। निम्नलिखित राष्ट्रवादी नेताओं में से कौन मराठी समाचार पत्र केसरी के संस्थापक और संपादक थे? केसरी किसका था? बाल गंगाधर तिलक जी का। जी भैया। केसरी किस भाषा में आता था, ये मेरा आपसे क्वेश्चन है। तो जो केसरी था भैया वो आता था मराठी भाषा में, मराठी भाषा में केसरी। और अगर हम बात करते हैं दोस्त, मराठा जो आता था वो किस भाषा में आता था? मराठा आता था अंग्रेजी भाषा में, अंग्रेजी भाषा में, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक जी ने ही क्या लिखी थी आपका? गीता रहस्य पुस्तक लिखी। कहाँ पर लिखी थी ये बताएंगे भैया? मांडले जेल में लिखी थी, जब इनको बंद कर दिया गया था जेल में। द आर्कटिक होम इन वेदास, आर्यन इन्वेजन थ्योरी वगैरह इन्होंने इसी में दी थी। आर्यों का आक्रमण भारत पर कैसे हुआ था, द आर्कटिक होम इन वेदास, ये पुस्तक इन्होंने लिखी। अगर मैं आपसे कुछ साथी जानना चाहूँ, न्यूज़पेपर्स, जैसे मुझे बताओ संवाद कौमुदी से संबंध किसका रहा है? संवाद कौमुदी किसका अखबार है? मैं बोलूँ भारत को जगाने वाला मिरातुल अखबार किसका था? ये भारत के शुरुआती अखबारों में से कहे जाते हैं। सबसे पहले नहीं है, भी सबसे पहले मान लो तो क्या बोलेंगे? राजा राम मोहन राय। सबसे पहला अखबार तो कौन सा था हमारा, बताना? राजा राम मोहन राय। आप कहेंगे भैया वो तो 1780 का बंगाल गजट है, जेम्स एगस्टस हिक्की ने उसको लागू कराया था। सोम प्रकाश किसका था? लोगों को जगाने के लिए, जो विधवाओं की स्थिति को सुधारने के लिए, लड़कियों की स्थिति को सुधारने के लिए हमेशा प्रयास करते रहे। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ठीक है। सोम प्रकाश हो गया आपका। क्या बोलेंगे? बॉम्बे क्रॉनिकल, बॉम्बे क्रॉनिकल किसका था साथी आपका? आप कहेंगे फिरोज शाह मेहता का था। फिरोज शाह मेहता नरम दल नेता थे। गरम दल के कौन है? लाल बाल पाल है भैया, वो गरम दल के हैं। मूक नायक किसका अखबार था? मूक नायक, क्या बोलेंगे भैया? ये बाबा साहेब का था, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी का था। गांधी जी के अखबार कौन कौन से थे साथी आपका? नवजीवन और हरिजन किसके अखबार है? यंग इंडिया भी इनकी मैगजीन थी। नवजीवन, हरिजन, यंग इंडिया, यंग इंडिया किसकी मैगजीन थी? ये मैगजीन थी साथी आपका मोहनदास करमचंद गांधी, एम के गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी की थी। आगे आएंगे भैया। रैयतवाड़ी व्यवस्था की डेट देख लीजिए पीयूष जी, क्या हम डेट को गलत लिख चुके हैं? रैयतवाड़ी व्यवस्था 1792 होना चाहिए दोस्त, रैयतवाड़ी व्यवस्था 1792 ही है दोस्त। एकदम ठीक है मेरे दोस्त, क्या लिख रहे हैं आप? अच्छा, भारत में देसी भाषा प्रेस अधिनियम किसने पेश किया? भाई हमारे यहाँ तो देसी भाषा का मतलब होता है वर्नाकुलर, जो आप बोलते हैं डायलेक्ट, देसी बोली। तो भारतीय लोग क्रांति के लिए भाई मैसेज भेजें लोगों को तो कैसे भेजें? स्थानीय भाषा में ही तो भेज सकते हैं। वैसे थोड़ी इंग्लिश में पत्र छाप देते। अंग्रेजों ने क्या बोला, यार हमारे तो समझ में आता नहीं है क्या लिख के भेजते हैं हिंदी में। कभी कभी तो जो लोग हमारे चापलूस लोग हैं वो बता देते हैं, नहीं तो कभी कभी पता ही नहीं चलता, ना जाने कितने पत्र छप जाते हैं, कितने पर्चे छप जाते हैं। उन्होंने बोला ये स्थानीय लैंग्वेज जो है, स्थानीय भाषा जो है इसको बंद ही कर दो। बहुत बढ़िया अंकित चौधरी जी, वेरी गुड, बहुत शानदार। देसी भाषा प्रेस अधिनियम तो ये किसने पेश किया था? लिटन ने। लिटन खतरनाक आदमी है, मैंने आपको बताया था। इसने बहुत सारी रोक लगाई। ये 76 से 80 था। इसके कारनामों को सुधारा किसने था? रिपन ने। 1880 से 84 उसका टाइम पीरियड है। लिटन ने जैसे क्या बोल दिया था, शस्त्र अधिनियम किसके समय पर आया? इसी के समय पर आया, 1878 में शस्त्र एक्ट।
कि भाई भारतीय अब हथियार नहीं रख सकते क्योंकि क्रांति कभी फिर से कर दे। वर्नाक्यूलर प्लेस एक्ट बोलते हैं। वर्नाकुलर जो प्रेस एक्ट था वो कब आया था, तो आप कहेंगे भैया वो भी आपका 1878 में आया। ठीक है। पूछा जाता प्रथम दिल्ली दरबार किसके समय पे लगा था? कितने दिल्ली दरबार लगे बताना? 1877 में, वो इसी के टाइम पर लगा था। ठीक है। अब याद रख लेना इसकी चीजों को समाप्त किसने किया। 3 दिल्ली दरबार लगे थे, एक लगा हुआ था फिर आपका किसके टाइम पे, करजन के टाइम 1903। फिर आपका जब बंगाल विभाजन को रद्द करने के लिए 1911 में दिल्ली में लगा। कितने दिल्ली दरबार थे? 3। मतलब ब्रिटिशियर्स आते थे, उनके वेलकम को हम करते थे, उसको दिल्ली दरबार कह देते थे। रिपर ने क्या किया, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को कब खत्म किया? वर्नाकुलर का मतलब ही होता है देसी भाषा, देसी बोली। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को इसने क्या कर दिया, खत्म कर दिया। कब खत्म किया था? 1882 में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहीं पर आता है आपका दोस्त इसी के समय, रिपन के समय, इल्बर्ट बिल। इल्बर्ट बिल कब आया था, ये आपसे मेरा क्वेश्चन है। इल्बर्ट बिल आया था 1883 में। इसमें क्या हुआ कि भाई जो यूरोपीय लोगों का मुकदमा है, अब तक यूरोपीय जज ही सुनते थे, तो इन्होंने बोला नहीं, यूरोपियंस का जो मुकदमा है वो भारतीय जज भी सुन सकते हैं, भारतीय जज भी सुन सकते हैं। राष्ट्रवाद के प्रचार के लिए समाचार पत्र अल हिलाल का प्रकाशन किसने आरंभ किया था? अल हिलाल, खान अब्दुल गफ्फार खान, ये तो सीमांत गांधी हैं साथी आपके। ठीक है। तो क्या बोलेंगे, मौलाना अबुल कलाम आजाद थे भैया, मौलाना अबुल कलाम आजाद। ठीक है। मोहम्मद अंसारी की अगर हम बात करें, आपका इनका अखबार नहीं, गांधी जी के अखबारों की बात हम कर चुके हैं। मुझे बताओ भारत का पहला समाचार पत्र किस वर्ष आया था? पहला न्यूज़पेपर, तो क्या बोलेंगे, पहला न्यूज़पेपर आया भैया द बंगाल गजट, जेम्स अगस्टस हिक्की के द्वारा। कब? 1780 में, 1780। कौन था? जेम्स अगस्टस हिक्की। इसीलिए भारतीय साथी पत्रकारिता का जनक भी इसको कहा जाता है। ठीक है। अंग्रेजों ने औपचारिक रूप से रिक्त स्थान में अवध राज्य पर कब्जा कर लिया। मैंने आपको बताया था अवध पर आउट्रम ने एक रिपोर्ट दी, उसने कहा भैया यहाँ तो शासन ठीक नहीं चल रहा है। आउट्रम की रिपोर्ट के आधार पर ही उन्होंने क्या कर लिया, आपका अवध को कब्जे में ले लिया 1856। किसके समय पर भैया? डलहौजी था इस टाइम तो, जी हाँ, डलहौजी ही था। लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? 1857 का, अब मैं आपसे पूछ लूं, जैसे मैंने कैनिंग का टाइम आपको बताया, तो मुझे बताइए कि 1857 का विद्रोह किसके समय पर हुआ था? तो आप कहेंगे कैनिंग के टाइम पर हुआ भैया। वीर सावरकर, बेगम हजरत महल जिनको महक परी के नाम से जानते हैं, तात्या टोपे कानपुर में थे, कुंवर सिंह कहाँ पर थे? जानते हो ना, इस तरह का जितना भी नेतृत्व है वो किसी के लिए भी पूछा जा सकता है, जगदीश सिंह, आपको पता होना चाहिए। जैसे मैं बोलूँ झांसी में तो रानी लक्ष्मीबाई थी, आप सब जानते हैं। कानपुर में तात्या टोपे के अलावा और क्या नाम पूछा जा सकता है? नाना साहब नाम लिखा मिल सकता है, नाना साहिब। मुझे बताओ लियाकत अली कहाँ पर विद्रोह कर रहे थे? लियाकत अली 1857 का जो रिवोल्ट हुआ, लियाकत अली, तो कहाँ पर थे लियाकत अली, जरा बताएं। आप कहोगे लियाकत अली भैया इलाहाबाद, प्रयागराज में, इलाहाबाद में। ठीक है। बाबा साहमल कहाँ पर कर रहे थे? बाबा साहमल आपका बागपत बड़ौत में कर रहे थे। मेरठ में क्या बोलेंगे आपका, बाबा कदम सिंह गुर्जर कहाँ पर कर रहे थे? तो भैया मेरठ में, मेरठ में। ठीक है। बताओ भैया बाबा मनीराम कहाँ पर कर रहे थे? असम में भैया। कहाँ पर? असम में। दिल्ली में नेतृत्व किसके हाथ में था? बख्त खां के हाथ में था वैसे तो, लेकिन कर रहे थे कौन? राजा घोषित किया भीड़ ने किसको? बहादुर शाह जफर को, बहादुर शाह जफर को नियुक्त किया। ठीक है।
अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि किस तारीख को 1857 क्रांति शुरू हुई। कारण आप जानते ही हैं, धार्मिक कारण भी रहे। एक नई राइफल शामिल हुई थी आपका 1857 में, इनफील्ड राइफल। उसमें बोला गया कि गाय और सुअर की चर्बी का कारतूस है। इनफील्ड राइफल वो 7.62 mm वाली, है ना, जो पबजी में जो बच्चे खेलते होंगे उनको पता होगा, AKM वाली गोली। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बोलेंगे जी एक बार। जगदीश सिंह नहीं, सॉरी, एक बच्चा कह रहा है जगदीश सिंह नहीं। कुंवर सिंह कहाँ पर थे आपका? कुंवर सिंह कहाँ पर थे? कुंवर जगदीश सिंह नाम है इनका। ये बिहार में थे, आरा में। जगदीशपुर नहीं, बिहार, आरा में थे। ठीक है। और भी बहुत सारे कारण रहे। उन्होंने कहा दिया भाई मुझे बताओ प्लासी का युद्ध कब हुआ? 1757 में। एक मिथ ये फैल गया कि अंग्रेज जो है 100 साल के बाद चले जाएंगे। अपने आप ही बना लिया लोगों ने। एक वो लेके आए कि भाई समुद्र के पार सैनिकों को अब जाना होगा। भारत में तो समुद्र की तरफ जाना पाप माना जाता था, ऐसे कैसे चले जाओगे? ऐसा नियम नहीं ला सकते हैं। तो कहने का मतलब है बहुत सारे कारण हो गए। किसान आंदोलन हुए आपका बहुत सारे। तो उसके बाद में आपका जो शुरुआत हुई वो 10 मई 1857 को मेरठ से हुई। कहाँ से हुई? मेरठ से। धन सिंह कोतवाल जी ने लोगों को क्या कर दिया? वो एक कोतवाल थे, उन्होंने बोला, धन सिंह कोतवाल गुजर ने बोला कि भाई तुमको अब जाकर के बहादुर शाह जफर का सपोर्ट करना होगा। बहादुर शाह जफर क्योंकि एक कमजोर शासक था, अंतिम मुगल सम्राट था, लेकिन भीड़ के पास कुछ और था ही नहीं। तो 11 मई 1857 को भीड़ पहुंच गई कहाँ? दिल्ली पहुंच गई। दिल्ली पहुंच के भीड़ ने उसको घोषित कर दिया, भैया यू तुम ही मेरे सम्राट हो। बुढ़ा आदमी, बहादुर शाह जफर द्वितीय। उसका कमांडर कौन था? बख्त खां। तो ये 11 मई 1857 को पहुंची। तो ये तो हुई विद्रोह की शुरुआत। लेकिन विद्रोह की चिंगारी किसने दी थी? वो मंगल पांडे थे। मंगल पांडे जी को फांसी कब हुई ये बताओ? मंगल पांडे जी को इस आवाज को उठाने पर उन्होंने बोला भाई मैं कारतूस का प्रयोग नहीं करूंगा। उन्होंने बोला तो क्यों नहीं करोगे? तो उन्होंने एक आपका सार्जेंट बाघ को गोली मार दी, लेफ्टिनेंट को भी। 10, क्या बोलेंगे, ये 10 मई तो ये होगी डेट, क्या बोलेंगे, 8 अप्रैल 1857 को इनको शहादत हुई, फांसी हुई। बाकी कॉमन चीजें आपको पता ही होनी चाहिए। भैया मंगल पांडे कहाँ था? 34वीं इन्फेंट्री, इन्फेंट्री अर्थात पैदल सेना, 34th इन्फेंट्री बैरकपुर में वो आपका कार्यरत था। ठीक है। क्या बोलेंगे, मंगल पांडे कहाँ पर थे? बोले एक बार। भैया 34वीं इन्फेंट्री में थे, पैदल सेना में थे। कहाँ पर थे? बैरकपुर छावनी में थे। छावनी मतलब कैंट में, बैरकपुर कैंट में ये थे। इनकी शहादत हुई 8 अप्रैल को। तो ये पहले व्यक्ति हैं जिनको 1857 की क्रांति में सजा मिली। आगे, निम्नलिखित में से कौन प्रख्यात व्यक्ति बारदोली से संबंधित है? भैया 1857 में मुगल शासक वाजिद अली शाह था। हाँ बेटे, बहुत बढ़िया। और अभी बताया था मैंने इसे, वाजिद अली शाह से पुर्तगालियों ने गोवा को छीना था 1510 में। 1857 में वाजिद अली शाह बता रहा। वाजिद अली शाह क्या 500 साल जिया मेरे भाई? तुम्हारा बस नहीं चलता, नहीं आदमी को 2000 साल तक भी जिंदा रखोगे। बारदोली से संबंधित कौन है? गुरु नानक जी, प्रथम गुरुदेव, महावीर स्वामी जैन धर्म से, अरविंदो घोष नहीं, क्या बोलेंगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। यहीं से इनको क्या मिली? कर मत दो का नारा जब इन्होंने दिया, आंदोलन किया, कर मत दो, टैक्स मत दो, तो यहीं से इनको ये सरदार की टाइटल मिल गया। ठीक है। क्या बोलेंगे भैया? 6.03% ये घटा लिया गया। ठीक है। पहले मतलब कितनी की डिमांड कर रही थी गवर्नमेंट? कर रही थी लगान लेंगे 30%, मतलब 1/3। जब इन्होंने आंदोलन किया तो 6% पे माने। अखिल भारतीय किसान सभा, जो किसानों का पहले संगठन के रूप में इसमें जाना जाता है, उसके पहले अध्यक्ष कौन थे? PC जोशी, जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव, या स्वामी सहजानंद सरस्वती? स्वामी सहजानंद सरस्वती। क्या बोलोगे? 1936 में स्थापना हुई थी भैया। कहाँ पर स्थापना हुई थी? स्थापना हुई थी लखनऊ में। लखनऊ में। कौन महासचिव थे इसके, जरा बताएं। महासचिव कौन थे? तो आप कहेंगे भैया इसके महासचिव थे NG रंगा। NG रंगा।
मोपलाह विद्रोह किन वर्षों के बीच में हुआ था? मोपलाह, भारत में आपका साथी शौकत अली ने इसको समर्थन दिया, अबुल कलाम आजाद ने इसको समर्थन दिया, महात्मा गांधी ने इसको समर्थन दिया मोपला को, क्योंकि उस समय पर देश में खिलाफत आंदोलन चल रहा था और खिलाफत के तो सपोर्टर थे, क्योंकि गांधी जी को अपना कौन सा आंदोलन हिट करना था? असहयोग आंदोलन। तो वो सोच के चल रहे थे कि सब लोग साथ मिलके चलें। लेकिन इसी बीच में देश में एक ऐसा आपका साथी, देश में ऐसी घटना हुई आपकी कि शर्मसार हो गया पूरा देश। मोपला विद्रोह, अली मुसलियार ने किसान आंदोलन की आड़ में लगभग, दोस्त रिसर्च करना है इसके बारे में, क्योंकि ये कुछ ऐसे स्टेटमेंट हो जाते हैं जो ऐसा लगता है कि भाई भैया आप तो जो है किसी धर्म पक्ष में स्टेटमेंट दे रहे हैं। 50,000 हिंदुओं का कत्ल हुआ, एनी बेसेंट की रिपोर्ट आई उस पर, बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने उसके बारे में लिखा, उसकी निंदा की, लेकिन महात्मा गांधी जी ने कभी उसकी निंदा नहीं की। महात्मा गांधी जी का पक्ष बहुत लोग रखते हैं, और महात्मा गांधी जी नो डाउट एक दूरदर्शी सोच के व्यक्ति थे और बहुत कुछ उन्होंने इस देश के लिए किया। लेकिन अगर हम उन सारे चीज़ों को एक तरफ रखते हुए ये देखें कि गांधी जी ने मालाबार, आप कभी रिसर्च करना इस बारे में कि मोपला नरसंहार क्या था। एनी बेसेंट ने अपनी रिपोर्ट लिखी कि 8 माह की एक बच्ची गर्भ से बाहर निकल रही थी और उसका पेट काट दिया गया, ऐसा दृश्य देखने को मिला। अली मुसलियार इसका नेता था। तो ऐसे बहुत सारे साथी, ये विद्रोह है जिसको किसान, बाद में गवर्नमेंट ने भी किसान विद्रोह का नाम दे दिया गया। क्या बोलेंगे आपका, ये कब हुआ था? 1921-22 में। आप खुद ही रिसर्च करना और एक नतीजे पर पहुंचना, ठीक है सारे लोग कि भाई क्या हुआ था, गांधी जी का क्या स्टैंड था इसके बारे में। सन्यासी विद्रोह, सन्यासी विद्रोह, सन्यासी विद्रोह ये कब हुआ था? 1763 से लेकर के दोस्त आपका 1800 तक। इसका जो नेतृत्व किया किसने किया था? मजनम शाह ने। मजनम शाह थे, एक साथी आपका चिराग अली थे, चिराग अली। कहाँ पर हुआ था आपका सन्यासी विद्रोह? आप कहेंगे भैया ये तो बंगाल क्षेत्र में हुआ आपका, बंगाल में हुआ। इसी को तो लिखा सन्यासी विद्रोह को किसने? बंकिम चंद्र ने। कौन सी रचना है बंकिम चंद्र की जिसमें सन्यासी विद्रोह का जिक्र मिलता है? तो आप कहेंगे भैया उनकी रचना का नाम है कि सन्यासी विद्रोह का जो जिक्र करती हो रचना, आनंद मठ, आनंद मठ। ठीक है। मैं आपसे पूछूं दोस्त, पाइका विद्रोह कब हुआ था? पाइका विद्रोह, पाइका विद्रोह हुआ था आपका 1817 में। कहाँ पर? उड़ीसा में, उड़ीसा में हुआ। इसके नेता थे जगबंधु विद्याधर। इसी को कहते हैं आपका, इसी इसी पाइका विद्रोह को कहते हैं आपका खुर्दा विद्रोह, खुर्दा विद्रोह। ठीक है, खुर्दा विद्रोह। ठीक है। थर्ड आपका साथी कूका आंदोलन, कूका आंदोलन, कूका आंदोलन पंजाब में हुआ, और पंजाब में हुआ 1840 से 72। भगत जवाहर मल, भगत जवाहर मल, भगत जवाहर मल। 1855-56 में भारत में हुए संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? संथाल विद्रोह, सिद्धू और कान्हू, गोरा और बादल। भैया ये मामा और फूफी के लड़के थे, ऐसे समझो। सिद्धू और कान्हू थे, और इनके मामा के लड़के चांद और भैरव, चांद और भैरव। ये दरअसल में हुआ कहाँ पर? झारखंड में। झारखंड की जो राजमहल की पहाड़ियां हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी से ये लोग टकरा गए। कहाँ पर हुआ था ये आपका संथाल विद्रोह? 1855-56 में, झारखंड में। वेलुथम्पी दल किस भारतीय रियासत से जुड़े थे? उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध विरोध के लिए, इसको बोला जाता वेलुपंथी विद्रोह 1808 का, 1808 का वेलुपंथी विद्रोह। ये 1857 के पहले के विद्रोह हैं। इन लोगों का गुस्सा कैसे फूट रहा था? त्रावणकोर केरल के राजा थे।
क्या बोलेंगे, त्रावणकोर केरल के पहले के राजा थे। ये वो किसान विद्रोह जिन्होंने 1857 क्रांति को जन्म दिया। फिर डलहौजी के टाइम पे जैसे उसने राज्य हड़प नीति अपनाई, तो उधर उसने चिंगारी दी। ठीक है, जो पोस्टल टैक्स, पोस्टल सर्विसेज मिलती थी वो बंद हो गई आपका। साथ में अंग्रेजों ने हमारी सती प्रथा को खत्म कर दिया, तो लोग तो भड़क गए, बोले हमारी सती प्रथा को ऐसे कैसे खत्म कर दोगे तुम। विधवा पुनर्विवाह के लिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने लड़ाई बनाई, 1856 में ड्राफ्ट बन गया कि भैया विधवाओं की फिर से शादी होनी चाहिए। किसी का पति मर गया तो उसकी जिम्मेदारी थोड़ी है कि वो अब या तो जिंदी जल जाए, नहीं तो विधवा रहेगी, तो विधवा तुम रहने नहीं दोगे। जैसे ही ये दो कानून पारित हुए, सती प्रथा और उसके बाद में विधवा, लोग भड़क गए, क्योंकि पुराने आदमी को तुम प्रथाओं में जो जकड़ा हुआ है उसको थोड़ी बता समझा दोगे एक ही दिन में कि भैया सुधार कैसे होगा। उन्होंने बोला यार अंग्रेजों ने तो हमारे धर्म का नाश कर दिया बिल्कुल है। भाई इनको तो भगाओ कैसे ही। 1857 क्रांति में लोग ऐसे ही तो भड़के, जगह 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 जगह, कोई नेतृत्व था नहीं इकट्ठा। आगे आएंगे। हरिजन सेवक संघ की स्थापना अस्पृश्यता नामक बुराई के उन्मूलन के लिए, कि भाई अनटचेबिलिटी नहीं होनी चाहिए, हमारे अंदर ऊंच नीच का भाव नहीं होना चाहिए। इसके लिए 1932 में किसके द्वारा की गई, अरुणा आसफ अली, महात्मा गांधी, तो क्या बोलेंगे महात्मा गांधी जी के पत्र मैंने आपको बताई ही। ठीक है, जो हरिजन पत्रिका है ये कब शुरू हुई थी, हरिजन पत्रिका कब शुरू हुई थी, क्या बोलेंगे भैया। हरिजन सेवक संघ तो बना 1932 में, हरिजन पत्रिका इसकी आई 1933 में। और याद रख लेना जो हरिजन सेवक संघ है, हरिजन सेवक संघ के जो पहले अध्यक्ष थे वो कौन बने थे, पहले अध्यक्ष बने थे आपका घनश्याम दास बिड़ला। घनश्याम दास बिड़ला, बिड़ला फैमिली के उद्योगपति घनश्याम दास बिड़ला। नेक्स्ट है, मुंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना। याद रखना दोस्त, समाज सुधार के लिए जितने भी काम हुए उन सबसे एसएससी बहुत क्वेश्चन पूछता है, चाहे महिला शिक्षा हो, चाहे आपका कोई भी निचले वर्ग के उत्थान के लिए किसने कार्य किया, लोगों को जागरूक करने का काम किया, है ना। मुंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना जरा बताएं, 1897, 1557, 1657 या 1867, कौन कौन लोग थे ये भी बताने हैं। तो क्या बोलेंगे भैया, 1867 में हुई, मुंबई में हुई प्रार्थना समाज की स्थापना। कहाँ पर, मुंबई में। किसने की थी साथी, तो इसमें थे आपका क्या बोलेंगे, इसमें भैया एम जी रानाडे थे, शामिल थे एम जी रानाडे। आत्मा राम पांडुरंग इसका विचार लेके सबसे पहले पेश हुए, आत्मा राम पांडुरंग। एम जी रानाडे ने उनको समर्थन दिया, साथ दिया उनका। इसी में थे आर जी भंडारकर, आर जी भंडारकर। ठीक है, आर जी भंडारकर थे। मुझे बताओ आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी, आर्य समाज, तो भैया 1875 में हुई। कहाँ पर हुई थी, मुंबई में हुई थी, मुंबई में। और किसने की थी, दयानंद सरस्वती जी ने की थी। दयानंद सरस्वती जी ने ही क्या नारा दिया था आपका दोस्त, वेदों की ओर लौटो। और दयानंद सरस्वती जी ने ही कौन सी बुक लिखी थी, इनकी बुक का नाम आप मुझे बताएं, जो इन्होंने हिंदी लैंग्वेज में लिखी थी, किसमें, हिंदी में लिखी थी, हिंदी में लिखी थी। आर्य समाज हो गया। मैं पूछ लूं आर्य महिला समाज की स्थापना पंडिता रमाबाई ने की थी, कब की थी, आर्य महिला समाज 1882-83, ठीक है, में की गई थी। जैसे मैं आपसे पूछ लूं रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई, रामकृष्ण मिशन, ये स्वामी विवेकानंद जी का 1897। कौन थे, विवेकानंद जी थे, विवेकानंद जी, विवेकानंद जी थे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सत्यार्थ प्रकाश, वेरी गुड, बहुत अच्छा दिया। इनकी जो बुक है हिंदी में इन्होंने लिखी, सत्यार्थ प्रकाश 1875। निम्न में से किस ने जाति व्यवस्था के अन्याय की निंदा की और सत्यशोधक समाज की स्थापना की, सत्यशोधक और निचले वर्ग के उत्थान की बात की। ज्योतिबा फूले, फूले जाति के थे। इन्होंने कहा भाई शिक्षा पर किसी एक जाति का अधिकार नहीं हो सकता,
पहले शिक्षा में क्या बोला जाता कि निम्न वर्ग को वंचित करने का प्रयास किया जाता, रखा जाता उनको वंचित, तो उन्होंने इसके लिए लड़ाई लड़ी। अब ऐसे तो कोई पढ़ा ही नहीं, आप समाज में परिवर्तन एकदम से तो होते नहीं। समाज में परिवर्तन एकदम से तो होते नहीं। तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले अपनी वाइफ को पढ़ाया, सावित्री बाई फूलो को। सावित्री बाई फूले पहली अध्यापिका बनी, फिर उन्होंने बोला कि अब तुम लड़कियों को पढ़ाओ जिनको कोई नहीं पढ़ने देता, जिनको स्कूल में नहीं बैठने जाता, वंचित कहा जाता, निम्न वर्ग कहा जाता, निचले वर्ग का कहा जाता, इनको एजुकेट करो। वही एक साधन है आगे बढ़ने का, आगे बढ़ाने का। तो कौन थे, ज्योतिबा राव गोविंद राव फूले, बाबा ज्योतिबा फूले के नाम से भी इनको जाना जाता है। क्या बोलेंगे, कब बनाया था इन्होंने सत्यशोधक समाज, 24 सितंबर 1873 को बनवाया। इनकी बुक का भी तो नाम है, बताएं क्या है। इनकी बुक का नाम है गुलामगिरी। एसएससी सीजीएल प्रीलिम्स में पूछा गया था कि गुलामगिरी भाषा को पिछले ही वर्ष की इन्होंने आपका गुलामगिरी को इन्होंने किस लैंग्वेज में लिखा था। गुलामगिरी को इन्होंने लिखा साथी आपका बुक गुलामगिरी किसमें लिखी थी इन्होंने, ये मराठी में लिखी थी, मराठी भाषा में लिखी थी, मराठी भाषा में इन्होंने लिखी थी। ठीक है। और अगर हम बात करें ऐसे ही कुछ सुधार के लिए, एक थियोसोफिकल सोसाइटी बनी थी। थियोसोफिकल, इसके बारे में जानते हो, न्यूयॉर्क में बनी है 1875 में, न्यूयॉर्क में। जिसको किसने बनाया था, कर्नल अल्काट ने, और मैडम ब्लाटावस्की थी। बाद में कर्नल अल्काट की 1907 में मौत हो गई, तो एनी बेसेंट 1907 में इसकी अध्यक्षा बन गई थी थियोसोफिकल सोसाइटी की। ठीक है, थियोसोफिकल सोसाइटी। और आपका कहाँ पे बनी थी थियोसोफिकल सोसाइटी, न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क में बनी थी, ये आपको पता होना चाहिए। ऐसे ही एक संगठन बना था तत्वबोधिनी। तत्वबोधिनी की स्थापना कब हुई थी, तो तत्वबोधिनी आपका बना था 1839 में। किसने बनाया था भैया, क्या बोलेंगे, किसने बनाया था तत्वबोधिनी, देवेंद्रनाथ टैगोर ने, देवेंद्रनाथ टैगोर ने बनवाया था। ओके। जो इन्होंने पुस्तक लिखी है ना गुलामगिरी, आप भी पढ़ के देखना एक बार इसको, मराठी भाषा में। तो मराठी भाषा में ये भी पूछा जाता है कि गुलामगिरी का हिंदी ट्रांसलेशन जो है, और मैं आप सब लोगों से अपील करूंगा इस बात को कि आपका जन्म जिस भी जाति में हुआ है वो तुक्के से हुआ है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो हमेशा इस जाति व्यवस्था को अगर खत्म करना है तो आपको अंतर जाति में विश्वास रखना होगा। विश्वास रखने का मतलब है कि आप सबको समान समझें। जिस दिन उतने विकसित हो जाओगे तो लगेगा कि हाँ, मैंने कहा ना, फिर आपके ऊपर कोई थोपी हुई मानसिकता नहीं बचेगी। थोपी हुई मानसिकता का मतलब जो पूर्वाग्रह है, जैसा आपको सिखाया गया, जानते आप कुछ नहीं, आपके दिमाग में जो डाल दिया गया, उससे परे हट के सोचना है, न्यूट्रल होके सोचना है। ऐसा नहीं कि मैं इस जाति का हूं तो इस जाति का बन के कुछ और सोचूंगा, नहीं, न्यूट्रल होके सोचिए। जो जाति है ठीक है, जो जन्म हो गया हमारा वो हो गया, उस पर दम्भ नहीं भरना है, उस पर घमंड नहीं करना है, उसमें हीनता की भावना नहीं आनी चाहिए। वो तो हो ही गया। तो उसके लिए क्या है कि सबको बराबर सम्मान दें। आपकी जो भी जाति है ठीक है भाई, हम सभी लिखते हैं, अपने सरनेम लिखते हैं, सब कुछ लिखते हैं, लेकिन इसका मतलब किसी अन्य से तुलना नहीं होना चाहिए। समझ पा रहे हैं मेरी बात। आगे, आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे, नरेंद्रनाथ दत्त, मूल शंकर, गदाधर चट्टोपाध्याय, या फिर राजा राम मोहन राय। क्या बोलेंगे भैया, आत्मीय सभा उन्होंने बनाई 1815 में, 1815। आत्मीय सभा और दोस्त वेदांत कॉलेज कब बनाया, वेदांत कॉलेज, वेदांत कॉलेज उन्होंने बनाया 1825 में। ना मतलब उस समय पे कोई सोच नहीं सकता था जितना राजा राम मोहन राय ने सोचा और प्रयास के, लोगों की गालियां खाई। भाई कोई भी बदलाव और सही बात करेगा तो बाद में एक्सेप्ट हो वो बात अलग है, लेकिन एक टाइम पे तो लोग गाली देंगे ना कि भाई जमा जमाया उनके दिमाग में, जिसके में मान के चलो कीचड़ भरी हुई है,
तो उसको तुम कुछ परिवर्तित करना चाह रहे हो तो ऐसे थोड़ी ना एक्सेप्ट कर लेगा एकदम से कि भाई हाँ परिवर्तन हो जाए। वो तो उस समय की जो चल रही प्रथा है उनका समर्थक बनेगा। तो उस समय इनको भैया बड़ा लोग बोलते थे ये तो हमारे धर्म को खराब करने आया है। ये बात कर रहे थे लोगों से, इसीलिए इन्होंने बोला नव प्रभात का तारा, मॉर्निंग स्टार ऑफ इंडिया, फादर ऑफ रेनेसा, पुनर्जागरण का जनक, नवयुग का तारा, नव प्रभात का सितारा, भारत का आधुनिक व्यक्ति। इन्होंने कहा भाई आप एक बार न्यूट्रल होइए। जाति व्यवस्था का विरोध इन्होंने किया। इन्होंने कहा नहीं, हमें जातियों में विश्वास नहीं रखना है, ठीक है, एज ए ह्यूमन हमको चीजों को देखना होगा। फिर उन्होंने स्त्री शिक्षा की भी बात की। इन्होंने कहा स्त्रियों को जो तुम यार, इनका पति मर गया तुम जिंदे बांधते थे भाई चिता से, अभी पता चले जलती हुई औरत भाग जाए, सोचो तुम जिंदी औरत को बैठाया जा रहा है चिता पे कि पति के साथ जलेगी तू, कि तेरा पति जिंदा नहीं रहा। इतनी घोर प्रथा हो रही होगी। इन्होंने जब लोगों से बोला होगा उसके लिए सोच के देखना जरा कि यार ये नहीं होने देंगे, इसके बदलेंगे इसको। तो जो चला आ रहा था उस पर कितना लोगों पे क्या जोर पड़ा होगा। लेकिन आज अगर किसी की बेटी को बिठा के जलाने लगे तो समाज में परिवर्तन जो होते हैं वो लंबे समय के प्रयासों के बाद होते हैं और उसके लिए पहल करनी होती है। अब ऐसे नहीं कि बोले किसी ने बोल दिया कि भाई यार दहेज नहीं लेना चाहिए, खुद तो दहेज लेता है और लोगों को मैसेज देता है दहेज नहीं लेना चाहिए। तो जो बदलाव आप चाहते हैं वो आपको सबसे पहले अपनी निजी जिंदगी में अपनाने होंगे। जातियों में विश्वास नहीं करते हैं तो अंतर जातीय, दहेज पे रोक लगानी है तो दहेज नहीं लेना होगा। तो ये चीजें अपने निजी जीवन में सबसे पहले अपनाओगे तब परिवर्तन होंगे। वेदांत कॉलेज ब्रह्म समाज 1828 में इन्होंने बनाया, ठीक है। ऐसे ही एक समाज आता देव समाज, देव समाज। और बी डिफरेंट, थोड़ा विकसित होकर सोचिए हर चीज को। ऐसे नहीं है कि भाई तुम्हें कुछ बताया गया है कि भैया हमारे तो बाबा ऐसे कहते थे, अच्छी बात है, बाबा की बात सुन लो तो एनालिसिस तो कर लो एक बार। शिव नारायण अग्निहोत्री ये हर चीज के लिए लड़े थे, राजा राम मोहन राय। यार तुम अपने घर में रहते हो, स्त्रियों को तुम ऐसे घूंघट में रखते हो मुगल प्रथा में। अब लोग तो एकदम से लड़ गए, उन्होंने बोला नहीं भैया ये तो सम्मान का प्रतीक होता है, ये राजा राम मोहन राय क्या कह रहा है? सम्मान पे उंगली उठा रहा, करा घूंघट मत करो। उन्होंने सिर्फ एक ही बात तो कही कि भाई तुम्हारे घर में तुम्हारी बेटी भी है, तुम्हारी बेटी घूंघट में नहीं रहती, तो बहू घूंघट में रहती है, तो यहां मतलब ये अंतर क्यों? क्या सच में ऐसा होता है कि जो घूंघट में रहती हैं वो सब शर्म ही करती हैं, वो झगड़ा ही नहीं करती, वो उल्टी बात नहीं करती, उल्टा नहीं बोलती? ये इस बात की क्या गारंटी है कि जो घूंघट नहीं करती वो सब झगड़ालू ही होती है? तो लोगों ने सोचा नहीं, उनको लगा कि यार घूंघट करते आ रहे हैं, मुगलई प्रथा चली आ रही है। और लोगों को बोला नहीं ये तुम्हारा सम्मान है। मतलब किसी को खुद से ऊपर उठना है। अगर संवाद हो जाए, एक ससुर अपनी बहू से संवाद कर ले और पूछ ले, ये आप मान के चलिए आप ससुर हैं किसी के, कल को आपके भी बच्चे होंगे, और आप संवाद कर लें अपनी बहू से और वो कोई बात आपसे स्पष्ट कह पाए, कम्युनिकेशन तो बेटर ही होगा ना घर में। या घर में भी कोई औरंगजेब है कि घूंघट करना है, नजरें खराब है घर में किसी की, फिर घर से बाहर जाओ, नजरें तुम्हारी खराब है तो फिर क्या करना है घर में? अब उसको लोगों ने नाम दिया नहीं, ये बदलाव चाह रहे हैं, हमारे धर्म को खराब करना चाह रहे हैं। आजकल भी करते हैं, नए नए लड़के देखा तुमने, शादी में दहेज में गाड़ी ले ली और बहू अपनी बैठा ली पीछे पिछली सीट पे, कोई ड्राइवर बन के जा रहा है रिश्तेदार। अबे भाई तेरी वाइफ है, अपने उसके साथ बिठाना उसको, वो प्राइड है तेरा, उसका प्राइड तू है, लाइफ पार्टनर्स हो तुम, तुम्हारी पत्नी है वो। तो तुम क्या गुलाम की तरह जी रहे हो? कह रहे जी गांव में पिछली सीट पे बैठी हुई ठीक है। मैं कहा यार तू कितना मूर्ख आदमी है, तेरी गाड़ी नहीं, दहेज में तूने ली है एक भीख के रूप में,
दहेज मांग के, उसमें भी इतना एटीट्यूड कि वो पीछे जाएगी बैठ के, उसको साथ नहीं बिठा पा रहा है। गांव क्या कहेगा, मैं दहेज लिया, जब गांव ने कहा था कुछ? लोग इतनी विकसित बुद्धि के थोड़ी है कि तुम उनके हिसाब से जियो। अगर कोई गलत प्रथाएं चाह रहा है कि तुम उनको फॉलो करो, तो तुम तो विरोधी बनो गलत चीजों का। तुमको तो बोलना होगा कि नहीं, गांव कुछ भी कहे, शहर कुछ भी कहे, यही तो गांव थे जो लड़कियों को जलवाते थे। तो परिवर्तन धीरे धीरे होते, धीरे धीरे होते। ठीक है। रिक्त स्थान का नाम गदाधर चट्टोपाध्याय था, गदाधर चट्टोपाध्याय था। कौन थे गदाधर चट्टोपाध्याय? रामकृष्ण परमहंस। किसके गुरु हैं? रामकृष्ण परमहंस है भैया, स्वामी विवेकानंद जी के गुरु। विवेकानंद जी के गुरु कहाँ रहते थे? कभी पढ़ना इनके बारे में, स्वामी परमहंस जी के बारे में? ये गुरु, इनकी जो वाइफ थी माँ शारदा, मानी विवेकानंद जी की जो गुरु माता थी, उनमें इनको अपनी पत्नी में ही माँ काली के दर्शन होते थे, पूजते थे उनको। मतलब पति पत्नी जैसी कोई बात रही ही नहीं। तो मैं वहाँ गया था केरल, तो उधर स्वामी विवेकानंद जी के लिए रॉक मेमोरियल है। रॉक मेमोरियल में स्वामी विवेकानंद जी हैं, और एक किनारे पर जो माँ है, श्री माँ शारदा देवी, उनका फोटो और तस्वीर लगी हुई है। ये बहुत मानते थे उनकी वाइफ को भी, मतलब अपनी जो गुरु माँ थी। रामकृष्ण परमहंस बंगाल में थे। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, स्वामी दयानंद सरस्वती, आर्य समाज के लिए। अब धीरे धीरे क्लियर होता चला जाएगा। बाल गंगाधर तिलक जी का कोई मतलब नहीं रहा, ये तो गरम दल के भारतीय राष्ट्रीय क्रांति के नेता थे। ज्योतिबा फूले जी, सत्यशोधक समाज। तो गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले। बाल गंगाधर तिलक जी को याद रखो, होम रूल, होम रूल हालांकि कल भी क्वेश्चन लिए मैंने, कल कराऊंगा होम रूल के क्वेश्चन। गोपाल कृष्ण गोखले कब? 1905 में, 1905 में इसकी स्थापना हुई। धर्म सभा का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? वेरी गुड, वेरी गुड। आगे आएंगे। सर जी आपने नहीं लिया था क्या दहेज? नो मेरे भाई, कोई नहीं। और ऐसा नहीं, मैंने शादी से बहुत पहले स्टेटमेंट दिया था कि मैं अगर परिवर्तन चाहता हूं तो मैं पहले उन डिसीजंस को अपनी लाइफ में अपनाऊंगा, नहीं तो मतलब नहीं। और मैंने जिस चीज़ के लिए स्टेटमेंट दे दिया तो दे दिया, फिर उसको मैं फॉलो करता हूँ। ऐसा नहीं कि ऐसे आगे कुछ भी बोल दिया और फिर कुछ भी कर रहे हैं। भैया ठीक है, किसको क्या पता चलता है, पता करिए एक बार आके कोई। ऐसा चला जाया करो तुम, तुम्हें चैनल चलाने होते हैं ना, ऐसे चैनल चलाया करो, किसी को चलाना, इस इवेंट पे चलाया करो। अच्छा ये ऐसा बोलते थे, पहुंच नहीं जाते रिपोर्टर्स, उस काम को कर दिया करो। धर्म सभा का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? और वैसे भी कोई सच या झूठ बोलेगा उसका आपकी जिंदगी पर तो कोई फर्क पड़ना नहीं, है ना? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये कह रहा सर कैश कितना लिया था आपने? ये सही है भाई। आगे आएंगे। धर्म सभा का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? देवेंद्रनाथ टैगोर, राम मोहन राय, तुलसी राय, राधा कांत देव। तो क्या बोलेंगे? धर्म सभा का जो संस्थापक है वो है राधा कांत देव। यहाँ आएंगे, इस पे फोकस करेंगे। ठीक है। और कब? 1830 में राधा कांत देव ने इसकी स्थापना की। कहाँ पर? कलकत्ता में, कलकत्ता में। ठीक है भाई, इस पेन में तो कुछ बच ही नहीं रहा यार, देखना आगे पीछे हो गया क्या, इसको सेट कर लो। प्रख्यात समाज सुधारक और महिला शिक्षा के लिए कार्य करने वाली पंडिता रमाबाई, जिन्होंने साथ ही आर्य महिला समाज की स्थापना की। किस भाषा की विदुषी? विदुषी विद्वान बोलते व्यक्ति को, विदुषी बोलते फीमेल को। तो किस भाषा की विदुषी थी? तो आप बोलेंगे भैया संस्कृत भाषा की विदुषी थी। किसकी? संस्कृत भाषा की विदुषी थी। ठीक है। और पंडिता रमाबाई को साथी याद रख लेना, केसरे हिंद की उपाधि दी थी अंग्रेजों ने, जो गांधी जी को दी गई थी। केसरे हिंद की उपाधि इनको भी मिली थी। पूछ लेना कभी गांधी जी के अलावा किसको केसरे हिंद का टाइटल मिला था।
तो वो आपका पंडिता रमाबाई को भी मिला था। ठीक है, याद रख लेना, पंडिता रमाबाई ही हैं जिन्होंने बम्बई में शारदा सदन को शुरू किया था। बम्बई में बम्बई में शारदा सदन को शुरू किया था। किसने शुरू किया था? शारदा सदन को शुरू किया था। आगे आएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। रामकृष्ण मिशन किसके द्वारा गठित किया गया था? आगे आएंगे। पढ़ाई पे ध्यान दो गुरुजी, चुपचाप से आपने अकाउंट में ट्रांसफर करा लिए होंगे। हाँ ठीक है। सही है, मान ली तुम्हारी, जो तुम सोचो वो ठीक है। अब पढ़ने पे आ जाओ, उस पर राय मत दो कुछ भी, क्योंकि उसके लिए बहुत बड़ा होना पड़ता है। धरातल पे वही सेम जिंदगी जीने के लिए स्टेटमेंट को, उसके लिए बहुत बड़ा हृदय और बहुत सैद्धांतिक व्यक्ति चाहिए। कहने मात्र से बात नहीं बनती है। सही है, तुम भी हो जाओगे समझदार उम्र के साथ में। रामकृष्ण मिशन किसके द्वारा गठित किया गया? स्वामी विवेकानंद, श्री रामकृष्ण परमहंस, स्वामी दयानंद सरस्वती या राजा राम मोहन राय? ठीक है, तो किसके द्वारा शुरू किया गया था रामकृष्ण मिशन को भैया? तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस के द्वारा शुरू किया गया। क्या बोलेंगे? स्वामी रामकृष्ण परमहंस के द्वारा शुरू किया गया। ठीक है, कहाँ पे शुरू किया गया था? वेल्लूर में। नहीं, रामकृष्ण परमहंस की शिक्षाओं के लिए शुरू हुआ। रामकृष्ण परमहंस में से किसके लिए शुरू हुआ? किसने, किसके द्वारा गठित किया गया? स्वामी विवेकानंद जी होगा। और किसके? क्योंकि इनके गुरु हैं रामकृष्ण परमहंस। तो इन्होंने क्या बोला? मेरे गुरु ने जो कहा है उन शिक्षाओं को मैं सब तक पहुंचाऊंगा। रामकृष्ण परमहंस बहुत विद्वान व्यक्ति थे। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि अपने गुरु की शिक्षाओं को, कि भाई मैं सब जगह जो उन्होंने मुझे सिखाया है उसे सब जगह तक मैं भेजूंगा। है ना? बेलूर मठ कहाँ पर स्थित है? पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या फिर तमिलनाडु? तो बेलूर मठ कहाँ पर स्थित है? ये भी किसके द्वारा स्थापित किया गया? ये भी साथी स्वामी विवेकानंद जी द्वारा स्थापित किया गया धर्म सुधार के लिए। कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में, जी भैया, 1897 का बेलूर मठ। 1893 में विश्व की धर्म संघीय संसद में 11 सितंबर 1893 जो स्वामी विवेकानंद जी ने भाषण दिया, कहाँ पर भाषण दिया था? शिकागो में। पूरी दुनिया से विद्वान लोग गए थे। इनका एक बहुत छोटी सी किताब आती है, मैं तो ये बोलूंगा यूट्यूब पे जो दिया गया है ना इनका भाषण स्वामी विवेकानंद जी का, वो असली भाषण नहीं है। यूट्यूब पे चलता रहता, उन्होंने क्या बोला था। एक इनके ही अपने साथी रामकृष्ण मिशन की किताब आती है ना, तो उसमें शिकागो वक्रता नाम से, कितनी पतली सी किताब है, मतलब शिकागो वक्रता, तो उसमें आपका 18 पेज में उसका उनका ये भाषण दिया हुआ है। कभी पढ़ना, आपको मिल पाए किसी बुक स्टोर से तो, है ना, या उसकी कोई पीडीएफ बना के मैं कभी शेयर करूंगा, मेरे पास है वो। शिकागो। कौन? स्वामी विवेकानंद जी, कि उन्होंने क्या पक्ष रखा था दुनिया के सामने। क्या बोला था उन्होंने कि उनकी जो मूल भाषा थी वो इस बात को लेकर थी, पश्चिम में जो क्या है आपका साइंस आ गया है, तो उन्होंने बोला था पश्चिम के भौतिकवाद को यदि पूर्व यानी हमारे देश के अध्यात्मवाद से जोड़ दिया जाए तो एक बेहतरीन दुनिया बनेगी। वो कैसे बनेगी उसी आधार पर उन्होंने फिर बताया सब लोगों को। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म बोलो? 12 जनवरी 1863। तब तक आपका 4 जुलाई 1902, 39 वर्ष का बहुत छोटा सा जीवन था। जीवन कहते हैं ना कि लंबा नहीं महान होना चाहिए, वो इनका जीवन था। इन्होंने 2 पत्र, इनकी बुक्स के नाम बताओ, कौन कौन बताएगा? उद्बोधन, उद्बोधन आपका बंगाली में इन्होंने लिखा था, और साथ ही आपका क्या बोलेंगे, प्रबुद्ध भारत अंग्रेजी में। प्रबुद्ध भारत अंग्रेजी में, अंग्रेजी में, प्रबुद्ध भारत अंग्रेजी में बताएंगे जी। वेरी गुड। प्रबुद्ध भारत। किताब बताइए इनकी कौन कौन सी थी? माइंड माई मास्टर, संगीत कल्पतरु किसकी पुस्तक है? धर्म योग, राजयोग, कर्म योग, भक्ति योग, ये सब किसकी पुस्तकें हैं? ये सब भैया स्वामी विवेकानंद जी की पुस्तकें हैं, जितनी भी योग से हैं। धर्म योग, राजयोग, कर्म योग,
भक्ति योग, ये किसकी किताबें हैं? आप कहेंगे स्वामी विवेकानंद जी की किताबें हैं। आधुनिक भारतीय नवजागृति का जनक किसको माना गया है? किसने जगाया लोगों को? क्या बोलोगे? इन्हीं को बोलते हैं रने फादर ऑफ इंडियन रेनेसा, भारतीय पुनर्जागरण का जनक। भारतीय पुनर्जागरण का जनक किनको कहा जाता है? ठीक है, फादर ऑफ इंडिया रेनेसा। दयानंद सरस्वती निम्नलिखित में से किस मिशन के संस्थापक थे? अभी बताया था मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको। ब्रह्म समाज नहीं है, भूलना है। तो आर्य समाज के संस्थापक थे। प्रार्थना समाज 1867 का है। आर्य समाज 1875। तो धर्म सुधार के लिए जितनी भी संस्थाएं हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बोलेंगे भाई।